देखो इट इज ए टाइप ऑफ माइक्रो एंजियोपैथी। अब क्यों हो रहा है माइक्रो एंजियोपैथी? ड्यू टू प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, ड्यू टू प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, अब मुझे बता सकते हो कि प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से माइक्रो एंजियोपैथी क्यों होती है? कोई बताएगा? प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया, मैंने यहाँ पे बोला है प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से माइक्रो एंजियोपैथी क्यों हो रहा है? सर बायोकेमिकल चेंजेस होता है। हाँ, बायोकेमिकल, क्या ऐसा बायोकेमिकल चेंजेस होता है जिसकी वजह से माइक्रो एंजियोपैथी होता है? मैंने एक वीडियो भेजी थी, उसमें मैंने बताया था कि अगर प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, तो उसकी वजह से सॉर्बिटॉल एक्यूमुलेशन होता है, सॉर्बिटॉल एक्यूमुलेशन होता है डिफरेंट टिश्यू में। जो सॉर्बिटॉल एक्यूमुलेशन मेनली कहाँ होता है? सॉर्बिटॉल एक्यूमुलेशन पेरिसाइट्स में, पेरिसाइट्स में अधिकतर सॉर्बिटॉल एक्यूमुलेशन होता है। तो जितनी भी वेसल्स हैं उसमें एंडोथीलियम होती है, उसके साथ साथ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पेरिसाइट्स होते हैं। तो उस पेरिसाइट में ये सॉर्बिटॉल एक्यूमुलेट होता जाता है। तो जब ये सॉर्बिटॉल पेरिसाइट में एक्यूमुलेट होगा तो वहां पे पेरिसाइट ड्रॉप आउट हो जाएगा। अब पेरिसाइट ड्रॉप आउट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो एंडोथीलियम का जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, कौन? पेरिसाइट, वो स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे माइक्रो एंजियोपैथी। अब कैसे होगा ये माइक्रो एंजियोपैथी, हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने ये बोला कि ये माइक्रो एंजियोपैथी करा रहा है, तो माइक्रो एंजियोपैथी रेटिना में करा रहा है, तो रेटिनोपैथी है, तो केवल रेटिना में नहीं कराता है माइक्रो एंजियोपैथी। इट कैन ऑल्सो कॉज द रेटिनोपैथी इन ब्रेन, किडनीज। हाँ, इन हार्ट और किडनीज, इन सब में भी ये क्या कराएगा? माइक्रो एंजियोपैथी कराएगा। तो हम जब भी इसकी हिस्ट्री लेंगे, डायबिटिक रेटिनोपैथी का केस जब भी हम देखेंगे, तब हम ये तीनों हिस्ट्री लेनी जरूरी है, ब्रेन की, हार्ट की, किडनी की। ये कोई डिसीज तो नहीं है, इसको हम इन्वेस्टिगेशन में रूल आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो हो गए ये। इसके बाद अब मैंने कहा था यहाँ पे माइक्रो एंजियोपैथी हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हो रहा है। तो अब मुझे ये बताओ, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से मैंने कहा क्यों हो रहा है यहाँ पे माइक्रो एंजियोपैथी, वो बाद में देखेंगे। पहले हमें देखना एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट इसका पैरामीटर है, जो मेन रोल प्ले करता है, वो क्या है यहाँ पे? दैट इज ब्लड रेटिनल बैरियर। ठीक है, तो एक मेन फैक्टर अगर मैं बोलूं कि ब्लड रेटिनल बैरियर, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैथोलॉजी ऑफ द रेटिना। अब कौन कौन सी पैथोलॉजी इसकी वजह से होगा? तो पहले हम ब्लड रेटिनल बैरियर को समझेंगे, उसके बाद इसके ब्रेकडाउन अगर होता है ब्लड रेटिनल बैरियर में, तो कैसे इसमें पैथोलॉजी क्रिएट होगी रेटिना में, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये देखो ब्लड रेटिनल बैरियर होता क्या है। ब्लड रेटिनल बैरियर एक टाइप का ऐसा बैरियर है कि ब्लड को रेटिना में सीप नहीं होने देता, ये इसको हम कहते हैं ब्लड रेटिनल बैरियर। अब कैसे ब्लड रेटिना में नहीं जाता है? इवन इट प्रोवाइड्स द नरिशमेंट टू द रेटिना। ये दो टाइप के ब्लड रेटिनल बैरियर होते हैं। देखो कौन से दो टाइप के ब्लड रेटिनल बैरियर हैं हमारी रेटिना में? एक तो होता है इनर ब्लड रेटिनल बैरियर, इनर ब्लड रेटिनल बैरियर, सॉरी, देखो एक तो ये है, ये बनाता है इनर ब्लड रेटिनल बैरियर। आज बहुत हैंग कर रहा है कंप्यूटर। देखो ऐसे ही देखो, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ब्लड वेसल, ये बनाते हैं ब्लड रेटिनल बैरियर। इनकी जो एंडोथीलियम है, ये एंडोथीलियम क्या करती है? इनकी जो टाइट जंक्शन है, और जो मैंने पेरिसाइट की बात की थी, वो पेरिसाइट इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो एंडोथीलियम है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ताकि ये बल्ज आउट ना हो बाहर। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनर ब्लड रेटिनल बैरियर। ठीक है, कौन सा बनाएगा? ये टाइट जंक्शन ऑफ एंडोथीलियम एंड इट्स पेरिसाइट कवरिंग द पेरिसाइट्स। तो ये पेरिसाइट इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद एक और होता है ब्लड रेटिनल बैरियर, कौन सा? आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर। तो हमारे पास यहाँ पे दो ब्लड रेटिनल बैरियर हो गए, एक तो आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर, और एक हो गया हमारे पास इनर ब्लड रेटिनल बैरियर। ठीक है, अब देखो आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर कैसे बन रहा है। ये जो आरपी सेल्स दिख रहे हैं, ये आरपी सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन होता है। ठीक है, इनके बीच में ये जो टाइट जंक्शन है, इट कैन प्रिवेंट दी ब्लड टू सीप आउट इनटू द रेटिना।
अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ब्लड रेटिनल बैरियर, ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये ब्रेक डाउन होगा ब्लड रेटिनल बैरियर का, तभी जितने भी हमने सिम्टम देखे थे, साइंस जो देखेंगे आगे हम, वो उसी की वजह से आएंगे। या तो ब्रेक डाउन होगा इनर ब्लड रेटिनल बैरियर का, या फिर ब्रेक डाउन होगा आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर का। तो जो हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी है, उसमें मेन रोल होता है इनर ब्लड रेटिनल बैरियर का, इनर ब्लड रेटिनल बैरियर। ठीक है, इसमें होता क्या है, डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो इनर ब्लड रेटिनल बैरियर होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इनर ब्लड रेटिनल बैरियर होता क्या है। तो देखो मैंने ये बताया, पेरिसाइट एक टाइप का प्रोटेक्शन करता है, किसको, एंडोथेलियम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये, जितना प्रेशर इनसाइड, ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो होगा एक पर्टिकुलर प्रेशर में, तो ये क्या करेगा, वॉल पे एक प्रेशर लगाएगा बाहर की तरफ। अब क्या करता है, ये जो पेरिसाइट है, ये पेरिसाइट इनवर्ड फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, जितना आउटवर्ड फोर्स लग रहा है ब्लड के प्रेशर की वजह से, इस कैपिलरी में जो ब्लड के प्रेशर की वजह से जो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, उतना ही सेम ये पेरिसाइट इनवर्ड फोर्स लगाएगा, ताकि आउटवर्ड और इनवर्ड फोर्स दोनों कैंसिल हो जाएं और वहां पे इंटीग्रिटी मेंटेन रहे कैपिलरीज की। ठीक है, अब देखो इतना अगर समझ आ गया तुम लोगों को, तो यहाँ पे एक चीज और देखनी है तुम लोगों ने, कि अगर मैंने एक चीज बोला था कि जो भी प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया अगर होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से इट कैन कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल जो इसका मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट बनेगा वो है सॉर्बिटॉल। तो अब होगा क्या, ये सॉर्बिटॉल एक्यूमुलेट होने लग जाएगा इन पेरिसाइट्स में। अब इन पेरिसाइट्स में सॉर्बिटॉल एक्यूमुलेट हुआ तो इसके फंक्शन को ये लॉस कर देगा। अब इसका फंक्शन लॉस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ड्रॉप हो जाएगा। जो भी पेरिसाइट्स हैं ये धीरे धीरे ड्रॉप होने लगेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज समझो कि ये पेरिसाइट ड्रॉप हो गया, ये मान लिया ये वेसल है, ये एंडोथीलियम है और इसके पेरिसाइट ड्रॉप हो गया। तो अब क्या होगा, ये एंडोथीलियम जो है ये वीक हो जाएगी। मैंने बताया था जितना फोर्स अंदर से लग रहा था उतना ही पेरिसाइट बाहर से लगा रहे थे। अब ये वाला फोर्स चला गया, तो अब क्या होगा, अंदर से जितना फोर्स लग रहा है वो पूरा क्या करेगा, इसको बल्ज कराने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे बल्जिंग आपको मिलेगी, जितना ज्यादा प्रेशर बाहर की तरफ लगेगा एंडोथीलियम पे उतना ज्यादा बल्जिंग होगी, और इस बल्जिंग की वजह से क्या होगा, इट कैन कॉज माइक्रो एन्यूरिज्म। ये बात समझ आई सबको? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? ये बेसिक कंसेप्ट है, ये सबको समझ में आना बहुत जरूरी है कि इनर ब्लड रेटिनल बैरियर क्या है और आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर क्या है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने ये बताया, एक बार और बता देता हूं मैं। यहाँ पे इनर ब्लड रेटिनल बैरियर जो है वो ब्रेक डाउन होगा, किस किस वजह से ब्रेक डाउन होगा, ड्यू टू पेरिसाइट ड्रॉप आउट। और पेरिसाइट क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है, क्योंकि सॉर्बिटॉल एक्यूमुलेशन हो रहा है इसमें। क्यों, ड्यू टू द मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट सॉर्बिटॉल इसमें एक्यूमुलेट होगा, जो कि पेरिसाइट को ड्रॉप करेगा। अब ये पेरिसाइट ड्रॉप होगा तो वॉल वीक हो जाएगी, और वॉल वीक हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा, डायलिटेशन हो जाएगा एंडोथीलियम का, और वहां पे एन्यूरिज्म फॉर्मेशन होगा। अब फर्दर जितने भी पैथोलॉजी हैं वो इसी वजह से होंगे कि डायलिटेशन हुआ, एन्यूरिज्म बना। अब ये एन्यूरिज्म क्या हो सकता है, लीक कर सकता है रेटिना में। अब लीकेज होगा रेटिना में तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इट कैन कॉज डिफरेंट डॉट ब्लॉट हेमरेज, रेटिनल इडिमा, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर इडिमा। और वो कैसे होगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो यहां तक किसी को कुछ पूछना है? हेलो, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नहीं? तो अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में ये है। इसके अलावा माइक्रो एन्यूरिज्म के अलावा हमें क्या मिलेगा रेटिना में, डायबिटिक रेटिनोपैथी में? तो देखो यहाँ पे डॉट ब्लॉट हेमरेज मिलेंगे, और इसके अलावा हमें फ्लेम शेप्ड हेमरेज मिलेंगे। तो हमें यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि डॉट ब्लॉट हेमरेज कब मिलेंगे और फ्लेम शेप्ड हेमरेज कब मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे डॉट ब्लॉट हेमरेज आप देखेंगे ये है डॉट ब्लॉट हेमरेज। तो डॉट कब बोलेंगे और ब्लॉट कब बोलेंगे, कोई बताएगा मुझे? डॉट ब्लॉट हेमरेज में डॉट कब बोलेंगे और ब्लॉट कब बोलेंगे? रवीश, रवीश है? निहारिका? सब पता नहीं। देखो डॉट कब बोलेंगे, जब एकदम पिन पॉइंट और सर्कुलर अगर हमारे पास हेमरेज मिलेगा तब हम उसे डॉट हेमरेज बोलेंगे। और अगर हमें ओवल हेमरेज मिलता है तो उसे हम ब्लॉट हेमरेज बोलते हैं। ठीक है,
डॉट बोलेंगे जब एकदम पिन पॉइंट सर्कुलर हमें हेमरेज मिलेगा, और जब हमें ओवल हेमरेज मिलता है तो उसे हम ब्लॉड हेमरेज बोलते हैं। अब कैसे, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये एकदम सर्कुलर हेमरेज है, ये भी सर्कुलर हेमरेज है, यहाँ पे ये देखोगे ये थोड़ा सा ओवल है, दिख रहा है सबको है। तो जो भी डॉट टाइप से, एकदम डॉट टाइप से जो हेमरेज दिखेंगे उसे डॉट हेमरेज बोलेंगे, जो ओवल दिखेंगे उसे ब्लॉट हेमरेज बोलेंगे। ठीक है। अब देखो इसके अलावा हमें ये डॉट ब्लॉट हेमरेज मिलेंगे कहाँ, ये हमें मिलेंगे डीप इन द रेटिना, इन द इनर नर्व फाइबर लेयर और इन द आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। डीप इन द रेटिना हमें अधिकतर क्या मिलेंगे, देखो यहाँ पे ये डॉट हेमरेज हो गया, ये ब्लॉट हेमरेज हो गया, तो डॉट ब्लॉट हेमरेज डीप इनटू द रेटिना हमें मिलेंगे, जबकि फ्लेम शेप्ड हेमरेज हमें कहाँ मिलेंगे, सुपरफिशियल लेयर में, हाँ सुपरफिशियल लेयर में, Superficial layer. रेटिनल नर्व फाइबर लेयर में, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर में। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे सुपरफिशियल लेयर में हमें फ्लेम शेप्ड हेमरेज मिल रहे हैं, डीप में हमें डॉट ब्लॉट हेमरेज मिल रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सर एनाटमी की वजह से। हाँ वेरी गुड। देखो यहाँ पे ये चीज समझने की कोशिश करो कि जो पेक्यूलियर अरेंजमेंट है फाइबर्स, नर्व फाइबर्स लेयर का, जितने भी नर्व फाइबर्स हैं यहाँ पे उनका अरेंजमेंट देखो, ये पेक्यूलियर अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे इसका जो अरेंजमेंट है वो एकदम वर्टिकल है, तो यहाँ पे जितनी भी वेसल्स हैं वर्टिकली रन करेंगे, और वहां पे हेमरेज जो होगा वो हमें डॉट या ब्लॉट की फॉर्म में दिखेगा। जबकि सुपरफिशियल लेयर में देखो यहाँ पे नर्व फाइबर लेयर हॉरिजॉन्टली रन कर रही है, तो इसमें वेसल्स भी कैसे रन करेगी, हॉरिजॉन्टली रन करेगी, जिसकी वजह से हमें फ्लेम शेप्ड हेमरेज मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज और फ्लेम शेप्ड हेमरेज हमें क्यों मिल रहा है यहाँ पे, ये यहाँ तक सबको समझ आ गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? हेलो? नो सर। नहीं तो देखो नेक्स्ट देखो, अब देखो इसके अलावा हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी में और क्या मिलेगा, हार्ड एक्जिडेट्स मिलेंगे और कॉटन वूल स्पॉट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे होता क्या है, ये जो आपको ये मैंने पहले भी बताया था, ये डायग्राम रेटिना का, तो इस डायग्राम में देखो यहाँ पे इनर जो 2/3 रेटिना है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई आ रही है कहाँ से, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी से, और जबकि आउटर 1/3 रेटिना को कौन सप्लाई कर रहा है, कोरोइडल कैपिलरीज। ठीक है, तो अब देखो यहाँ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। देखो अब यहाँ पे जो हार्ड एक्जुडेट्स हैं ये क्या है मुझे बताओ पहले, हार्ड एक्जुडेट्स आप किसको बोलेंगे? एम आई ऑडिबल? तो ये लिपिड डिपोजिशंस होती है। हाँ वेरी गुड, लाइपोप्रोटीन डिपोजिशन रहती है कहाँ पे, सुपरफिशियल रेटिना में या डीप रेटिना में? सर आउटर प्लेक्सिफॉर्म Outer plexiform layer. हाँ वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे एक चीज तुमको समझनी बहुत जरूरी है कि जो आउटर जो लाइपोप्रोटीन डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पे आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में, तो देखो यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो कि मैंने ये बताया यहाँ पे ये दिख रहा है वाटर सेड जोन, ये जोन यहाँ पे अधिकतर होगा क्या, ये मैंने बताया इनर ब्लड रेटिनल बैरियर जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर इनर ब्लड रेटिनल बैरियर अगर ब्रेक डाउन होगा तो इडिमा आपको यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, आउटर 2/3 में इडिमा मिलेगा, क्योंकि वहीं पे सप्लाई हो रही है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की, और वहीं की जो इनर ब्लड रेटिनल बैरियर है वो वहीं की वेसल फॉर्म करती है, जबकि आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर कौन बनाता है, ये आरपी बनाता है। तो यहाँ की रेटिना नॉर्मल होगी, यानी फोटो रिसेप्टर की जितनी भी लेयर्स होंगी यहाँ पे आउटर प्लेक्सिफॉर्म तक ये सब नॉर्मल होगी, जबकि इडिमेटस रेटिना यहाँ होगी। तो देखो हमेशा याद रखना जो ये हार्ड एक्जुडेट्स बनते हैं ये कहाँ बनेंगे, हमेशा याद रखना इसको, ये बनेंगे बिटवीन द जंक्शन बिटवीन द नॉर्मल एंड इडिमेटस रेटिना, इडिमेटस रेटिना। ठीक है, तो ये इडिमेटस रेटिना है और ये नॉर्मल रेटिना, इसके बीच में हमेशा हार्ड एक्जुडेट्स बनते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनको क्या मिलता है, यहाँ पे एक स्पेस मिलता है यहाँ पे एक्जुडेट्स को, हार्ड एक्जुडेट्स को फॉर्मेशन के लिए, लीकेज के लिए। तो जो भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है ब्लड रेटिनल बैरियर का, वहां से एक्जुडेट्स निकलेंगे, लाइपोप्रोटीन्स निकलेंगे, और वहां पे क्या होंगे, वहां पे एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में।
तो ये है हार्ड एक्सुडेट का फॉर्मेशन इन द डीप लेयर ऑफ द रेटिना। अब देखो मुझे यहाँ पे ये बताओ कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रिस्क फैक्टर है इसका, किसका, डायबिटिक रेटिनोपैथी का, हाइपरलिपिडीमिया को मैं एक रिस्क फैक्टर में यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ, हाइपरलिपिडीमिया यस सर। है? Yes, क्यों? sir. क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे ये जो एक्सुडेट्स हैं ये किससे बन रहे हैं? लाइपोप्रोटीन से। तो लाइपोप्रोटीन इसी का एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो अगर हाइपरलिपिडीमिया होता है तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, क्लिनिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी डायबिटिक रेटिनोपैथी का पेशेंट आता है तो वहां पे हम इन्वेस्टिगेशन में उसे लिपिड प्रोफाइल भी कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना, ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो डीप रेटिना में हो गया। अब देखो यहाँ पे एक और फाइंडिंग हमें मिलेगी, क्या एक्सुडेट्स में? सॉफ्ट एक्सुडेट्स। सॉफ्ट एक्सुडेट्स आर नथिंग में, दे आर कॉटन वूल स्पॉट, कॉटन वूल स्पॉट। अब मुझे ये बताओ कॉटन वूल स्पॉट बनते कैसे हैं? Accumulation of neuronal debris, sir. हाँ, एक्यूमुलेशन या फिर इस्कीमिया ऑफ रेटिनल नर्व फाइबर लेयर, ठीक है। आरएनएफएल इस्कीमिया होता है, आरएनएफएल इस्कीमिया होगा जिसकी वजह से वहां पे डेब्रिस बनेगा और वहां पे कॉटन वूल स्पॉट होगा, फॉर्मेशन होगा। तो अब मुझे ये बताओ यहाँ पे इस्कीमिया अगर हो रहा है तो इसका मतलब जितनी भी जो यहाँ पे माइक्रो एंजियोपैथी हो रहा था उसकी वजह से यहाँ पे रेटिना में ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, ब्लड की सप्लाई कम हो रही है, तभी तो हम इस्कीमिया बोलेंगे। या तो ब्लड की सप्लाई कम हो रही है या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है रेटिना में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां की जो नर्व फाइबर लेयर है उसमें इस्कीमिया होने के बाद डेब्रिस फॉर्मेशन हो रहा है और कॉटन वूल स्पॉट फॉर्मेशन हो रहा है। तो मुझे एक चीज ये बताओ, यहाँ पे इस्कीमिया स्टार्ट हो गया है, इस्कीमिया यहाँ पे स्टार्ट हो गया, जब भी आपको कॉटन वूल स्पॉट मिल रहे हैं तो वहां पे इस्कीमिक फॉर्मेशन रेटिना आपको मिलेगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है क्या, कि ये जो इस्कीमिक रेटिना है, ये इस्कीमिक कॉटन वूल स्पॉट है, ये कौन सी लेयर में मिलेंगे, सुपरफिशियल या डीप? सुपरफिशियल सर। Nerve fiber layer, superficial. हाँ वेरी गुड, सुपरफिशियल लेयर्स में आपको मिलेंगे, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर्स में मिलेंगे। तो मुझे ये बताओ कि रेटिना में देख के आपको कैसे पता चलेगा, फंडस देख के, कि ये सुपरफिशियल लेयर में है और ये डीप लेयर्स में है, कैसे पता चलेगा? कोई तो एक ऐसी वेसल्स की finding वजह होगी से क्या? सर, वेसल्स अगर उसके ऊपर से पास कर रही है, मतलब इफ हाँ। यू कैन सी द रेटिनल वेसल्स ओवर इट, देन इट इज सुपरफिशियल और डीप? सुपरफिशियल सर, देन इट इज सुपरफिशियल। नहीं, अगर वेसल उसके ऊपर से पास कर रही है तो इसका मतलब वो डीप है। तो यहाँ पे देखो ये हार्ड एक्सुडेट्स हैं, इसका मतलब इसके ऊपर से जो वेसल जा रही थी वो ऊपर से जा रही है और हार्ड एक्सुडेट अंदर है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, ये यहाँ पे सुपरफिशियल रेटिना की वेसल्स हैं और आपको जो लीजन मिल रहा है वो डीप में मिल रहा है, तो वो तो आपको सुपरफिशियली दिखाई देता हाँ। रहेगा ना फंडस में। लेकिन sir. अगर वेसल्स, अगर आपको लीजन सुपरफिशियल है और वेसल्स उसके अंदर से पास कर रही हैं, तो अगर सुपरफिशियल लीजन है तो उसके अंदर से वेसल्स नहीं दिखेंगी ना। अगर मैं यहाँ पे कॉटन वूल स्पॉट यहाँ पे बनाता हूँ तो वेसल ऑब्सक्योर हो जाएगी ना इसके अंदर, यस सर। समझ आ रही है बात? तो अगर Yes. सुपरफिशियल लीजन है तो उसकी जो अंडरलाइंग वेसल होगी वो ऑब्सक्योर हो जाएगी, वो उसके अंदर से पास होते हुए नहीं दिखेगी। लेकिन लीजन अगर डीप है तो उसके ऊपर से आपको वेसल्स पास होते हुए दिखेगी। तो ये एक तरीका है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि लीजन सुपरफिशियल है या डीप है। क्लियर? यस सर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? No, sir. नहीं? तो देखो यहाँ पे हमने यहाँ तक देख लिया है कि यहाँ पे इस्कीमिया होना शुरू हो गया है। अगर आपको कॉटन वूल स्पॉट दिख रहे हैं तो इस्कीमिया होना शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बताऊं, हार्ड एक्सुडेट और कॉटन वूल स्पॉट के अलावा और क्या मिल सकता है डायबिटिक रेटिनोपैथी में, कोई बताएगा? Irma, sir. हाँ वेरी गुड, इरमा। तो देखो यहाँ पे इरमा या फिर वीनस ब्लीडिंग। तो अब मुझे ये बताओ कि इरमा और वीनस ब्लीडिंग क्यों फॉर्मेशन होता है? Why there is formation of irma and venous bleeding in diabetic retinopathic patient? Due to ischemia, there will be shunt formation between arterioles and venules. हाँ वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे मैंने ये बताया था, यहाँ पे अभी शुरू हो गया है क्या, इस्कीमिया होना। इसीलिए मैं बार बार ये इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी कॉटन वूल स्पॉट आपको दिखे इसका मतलब वहां पे आसपास में रेटिना इस्कीमिक होना शुरू हो गई है। तो अब होता क्या है, हमारी बॉडी में, हमारी रेटिना में और पूरी बॉडी में एक अच्छा खासा कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है। तो देखो मैं यहाँ पे स्टोरी के थ्रू आपको पूरा डायबिटिक रेटिनोपैथी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको समझने की कोशिश करो कि शुरुआत हमने की थी कहाँ से, पेरिसाइट ड्रॉप आउट से,
तो शुरुआत कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे हो रहा है, मैं एक पूरा एक सर्कुलर फॉर्म में आपको एक माला प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये आपने ये स्टोरी की फॉर्म में याद रखना है, और जितनी भी क्लिनिकल फाइंडिंग होंगी ना उसको हम इससे टैग करेंगे, तो हमारी स्टोरी फॉर्मेशन और टैगिंग दोनों यहाँ पे हो जाएगी, तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो हमने शुरू किया था माइक्रो एन्यूरिज्म से, तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप हमने माइक्रो एन्यूरिज्म के बाद हमने क्या देखा था, हार्ड एक्जुडेट और कॉटन वूल स्पॉट, डॉट ब्लॉट हेमरेज देखा था, फिर हार्ड एक्जुडेट एंड कॉटन वूल स्पॉट। अब थर्ड फाइंडिंग में हम आए, मैंने ये बताया कि इस्चीमिया होना शुरू हो गया, इसी वजह से कॉटन वूल स्पॉट मिल रहा था। तो अब यहाँ पे देखो हमारी बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म बहुत अच्छा खासा होता है। तो ये क्या करता है, अगर इस्चीमिया हो रहा है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, कंपनसेशन के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे जहां जहां इस्चीमिया होगा वहां वहां की वेसल डायलेट हो जाएगी। तो जहां जहां इस्चीमिया होगा वहां वहां की वेसल अगर डायलेट हो रही है, यहाँ पे वेसल डायलेट हो रही है, यहाँ पे वेसल डायलेट हो रही है, यहाँ हो रही है, तो ये एक टाइप का बीड नहीं बना रही है, जैसे जो वो होते हैं मोती रहते हैं माला में, उस टाइप का नहीं बना रही है। सो इट इज नोन एज वीनस बीडिंग। तो वीनस में वेन्स में ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वीनस बीडिंग। क्लियर? यस सर। समझ आया? तो एक बार फिर से सुन लो, मैंने बताया कि जिस भी एरिया की रेटिना इस्चीमिक होगी, जहां इस्चीमिक होगी रेटिना, वहां की जो वेन्स हैं वो धीरे धीरे डायलेट होती चली जाएंगी। क्यों डायलेट होंगी? क्योंकि यहाँ से ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके उस इस्चीमिक रेटिना में। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये एक टाइप का कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से ये वीनस बीडिंग फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? अब देखो ये वीनस बीडिंग फॉर्मेशन भी अगर सफिशिएंट नहीं है उस इस्चीमिक रेटिना को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में, तो फिर क्या होगा फर्दर और आगे स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे इरमा बनेगा। इरमा की फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज इरमा? Intraretinal microvascular abnormalities. हाँ वेरी गुड। तो देखो अब अगर ये जो मैंने बताया तुम लोगों को वीनस बीडिंग जो डायलिटेशन है वेन्स में, हेलो वो भी प्रदीप अगर सर। क्या सर प्रदीप सर, वो रवीश ना एंट्री के लिए आपकी परमिशन चाह रहा है क्लास में, शायद ओके वो है नहीं क्लास में। ओके ओके ओके, आई विल टेक। ठीक है, देखो यहाँ पे तो वीनस ब्लीडिंग सबको समझ आ गया क्यों वीनस ब्लीडिंग फॉर्मेशन हो रहा है डायबिटिक रेटिनोपैथी में। अब देखो इरमा, देखो इरमा कोई बता रहा था, इरमा की फुल फॉर्म क्या है? प्लीज रिपीट द वीनस। देखो मैंने बताया था कि अगर कॉटन वूल स्पॉट हमको मिल रहे हैं रेटिना में, तो इसका मतलब ये है इस्चीमिया शुरू हो गया रेटिना में। तो इस्चीमिया जहां जहां जिस भी एरिया में आपको इस्चीमिया मिलेगा रेटिना में, वहां की जो वेन्स हैं उसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा। कंपनसेटरी मैकेनिज्म, जो भी इस्चीमिया हो रहा है वहां ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है इसका मतलब, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा रही है प्रॉपर, तो वहां की वेन्स डायलेट हो जाएंगी। अगर वेन्स डायलेट हो रही हैं तो वो वहां को ब्लड सप्लाई और वहां को ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो जहां भी डायलिटेशन आपको मिलेगा जहां जहां पे, तो देखो ये एक डायलिटेशन यहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ मिल रहा है, तो इट फॉर्म्स अ वीनस बीड। बीड की तरह आपको दिखेगा, ये माला में जैसे मोती होते हैं उसकी तरह आपको दिखेगा। सो इट इज नोन एज वीनस बीडिंग। क्लियर? यस। अब देखो अगर ये सफिशिएंट नहीं है, ये मैकेनिज्म, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म या फिर कंपनसेटरी मैकेनिज्म सफिशिएंट नहीं है इसको ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए, तब क्या होगा, फिर फर्दर और दूसरा मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। कौन सा मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा? इरमा का, इंट्रारेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, अब ये क्या करेगा याद, ये जो इरमा है ये क्या होंगी, एक टाइप की संट वेसल्स हैं। ये क्या है? एक टाइप की संट वेसल्स हैं। ठीक है, ये संट वेसल्स या तो फॉर्मेशन होगा या फिर जो एंड आर्टरियोल्स रह देंगे वहीं से ब्रांचिंग निकलेगी। और वो क्या करेगी, ये क्यों निकल रही है, संट वेसल्स क्यों फॉर्मेशन हो रही है, ब्रांचिंग क्यों हो रही है? क्योंकि वही एक मैकेनिज्म है जो मैंने बताया कि इस्चीमिया अगर किसी कोई पार्ट है रेटिना का, उसमें अगर इस्चीमिया हो रहा है तो उसको ब्लड सप्लाई, उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई, उसको ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए वीनस ब्लीडिंग हो रहा था। ये अगर इनसफिशिएंट है तो फिर इरमा फॉर्मेशन होगा, इंट्रारेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज होगा, तो वो उसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे भी करके ये क्या करेगा, इसको जिंदा रखने की कोशिश करेगा, ये जो इस्चीमिक रेटिना है। ठीक है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, इसीलिए इरेमा का फॉर्मेशन होगा। क्लियर?
किसी को कुछ पूछना है Yes, यहाँ sir. पे? Yes. किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर। अब देखो इस्कीमिया की, देखो इस्कीमिया क्या है, शुरुआत में कम रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। मैंने बताया था यहाँ पे जैसे वीनस ब्लीडिंग हो रहा है तो यहाँ इस्कीमिया कम है, लेकिन इस्कीमिया अगर बहुत बढ़ गया तो ये इनसफिशियंट हो जाएगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, तो फिर यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, इरमा का। अब यहाँ पे और ज्यादा इस्कीमिया होता है तो ये भी इनसफिशियंट हो जाएगा, ये भी ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा उस इस्कीमिक रेटिना में। तो अब फर्दर क्या होगा ये मुझे बताओ, क्या यहाँ पे कहानी खत्म हो जाएगी वीनस ब्लीडिंग और इरिमा पे, या और फर्दर प्रोसीड करेगा डायबिटिक रेटिनोपैथी? Neovascular. हाँ, Proceeds. वेरी गुड। अगर ये इनसफिशियंट है, ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है इस्कीमिक रेटिना को, तो फर्दर क्या होगा, नियोवास्कुलराइजेशन होगा। ठीक है, तो नियोवास्कुलराइजेशन दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या करेगा, अगर इस्कीमिक रेटिना बहुत बढ़ गई है, जो कि वीनस ब्लीडिंग या फिर इरमा दोनों इसको इनसफिशिएंट है न्यूट्रिशन सप्लाई करने में और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करने में, तो फिर वहां पे क्या होगा, और ज्यादा इस्कीमिया होगा, तो वहां पे डेवलपमेंट होगा किसका, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का। कहां से, उसी इस्कीमिक रेटिना से। तो अगर इस्कीमिक रेटिना हुई, अगर इस्कीमिक रेटिना बहुत ज्यादा इस्कीमिया हो रहा है, तो उस इस्कीमिक रेटिना से क्या रिलीज होगा, VEGF, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। अब ये वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा, ये फिर नई नई वेसल्स को फॉर्म कराएगा। ठीक है, तो वहां पे जो इस्कीमिक रेटिना होगी वहां पे न्यू ब्लड वेसल बनेंगी और वहां पे न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा। तो देखो ये एक्चुअली है क्या, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये अच्छा नहीं है हमारे लिए। देखो हमारी बॉडी में मैंने बताया कंपनसेटरी मैकेनिज्म तो होगा ही होगा, क्योंकि ये हर एक प्रयास करेगा रेटिना को बचाने का। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जो न्यू वेसल फॉर्मेशन होता है वो फ्रेजाइल होती है और लीकी होती है, इसी वजह से ये जो मैकेनिज्म है कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ये इसी पे भारी पड़ जाता है रेटिना के ऊपर ही। इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हेमरेज होता है या फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन होती है नियोवास्कुलराइजेशन की वो मिलेंगी यहाँ पे। तो अब मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं, एक है NVD, नियोवास्कुलराइजेशन एट डिस्क, और नियोवास्कुलराइजेशन एल्सवेयर। तो ये दो टाइप के नियोवास्कुलराइजेशन आपको मिल सकते हैं। तो मुझे बताएगा कोई कि NVD कब बोलेंगे और NVE कब बोलेंगे? सर NVD जब न्यू वेस्कुलराइजेशन है डिस्क, हाँ, और NVE एल्सवेयर नॉट ऑन डिस्क। नहीं, तो कितना दूर अगर होगा तब हम एल्सवेयर बोलेंगे। Sir, one disc NVD diameter. One disc होगा। diameter. हाँ, वेरी गुड। ये देखो ये One disc. डेफिनेशन याद रखनी बहुत जरूरी है, ये पूछी जाती है कि NVD कब बोलेंगे और NVE कब बोलेंगे। तो देखो NVD हम बोलेंगे या तो डिस्क पे नियोवास्कुलराइजेशन है, या फिर वन डिस्क डायमीटर फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द डिस्क, अगर नियोवास्कुलराइजेशन आपको मिल रहा है देन इट इज नोन एज NVD। तो ये याद रखना है, या तो डिस्क पे या डिस्क के वन डिस्क डायमीटर दूर तक अगर कोई नियोवास्कुलराइजेशन मिल रहा है तब आप उसे NVD बोलेंगे। और NVE कब बोलेंगे, डिस्क को छोड़ के, वन डिस्क डायमीटर को छोड़ के, अगर उसके अवे है, फर्दर अवे है फ्रॉम दी वन डिस्क डायमीटर फ्रॉम दी ऑप्टिक डिस्क, तब आप उसे बोलेंगे NVE। क्लियर? यस Yes. सर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर तो मुझे ये बताओ, क्या कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी डायबिटिक रेटिनोपैथी की, या कहानी और आगे बढ़ेगी? सर इसके बाद इट कैन लीड टू ग्लोकोमास आल्सो। हाँ, वेरी गुड, ग्लोकोमा होगा। उससे पहले भी देखो यहाँ पे ग्लोकोमा भी फॉर्मेशन हो सकता है NTA सेगमेंट में, NVI भी हो सकता है और ग्लोकोमा फॉर्मेशन भी हो सकता है, NVA भी हो सकता है। NVA। और मैंने बताया कि क्योंकि ये जो नियोवास्कुलराइजेशन है ये भले ही एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बट ये जो नई वेसल बन रही हैं, दीज वेसल्स आर लीकी एंड फ्रेजाइल। तो अगर ये वेसल्स लीकी और फ्रेजाइल हैं देन इट कैन आल्सो कॉज द विट्रियस हेमरेज। ठीक है, तो इसका फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ पे विट्रियस हेमरेज फॉर्मेशन भी हो सकता है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे विट्रियस हेमरेज हो गया, पेशेंट का सडन विजन लॉस होता है यहाँ पे अगर विट्रियस हेमरेज होता है, तो क्या कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी डायबिटिक रेटिनोपैथी की, ये बताओ मुझे। No, sir. क्या मैक्सिमम इसका जो कंसिक्वेंसेस हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के, वो विट्रियस हेमरेज पे खत्म हो जाएंगे या और आगे बढ़ेगा?
Tractional artery. वेरी गुड। अभी यहाँ पे खत्म नहीं होगा, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा होगा इसकी डिसीज जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी की, तो वो हम कॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक रेटिनोपैथी में उसे क्लासिफाई करते हैं, एंड स्टेज डायबिटिक रेटिनोपैथी में, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये कांस्की से लिए मैंने, और इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से लेके फेलोशिप से लेके आपकी पूरी जिंदगी तक ये क्लासिफिकेशन काम आएगी। ठीक है, इसीलिए ये जो ETDRS क्लासिफिकेशन है आपको एकदम अच्छे से मेमोराइज हो जानी चाहिए। तो अब देखो, ये क्लासिफिकेशन आपने कई बार पढ़ी होगी, डायबिटिक रेटिनोपैथी की ETDRS क्लासिफिकेशन आपने कई बार पढ़ी होगी। और इसमें होता क्या है, इसमें बार बार पढ़ने के बावजूद हम इसे भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो याद करने का तरीका है वो एक ही तरह से रहता है। हम शुरुआत करते हैं वेरी माइल्ड NPDR से, और फिर नीचे आते 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 धीरे धीरे भूलने लगते हैं, और फिर यहाँ तक आते आते तो और ज्यादा भूल जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को ऐसा तरीका बताता हूँ डायबिटिक रेटिनोपैथी की ये जो क्लासिफिकेशन है याद रखने का, कि आप आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं इसे। ठीक है, तो देखो आपने करना क्या है, जब भी ये जो क्लासिफिकेशन है ETDRS क्लासिफिकेशन, ये आपने याद ऐसे करनी है। आपने शुरुआत करना है सीवियर NPDR से। ठीक है, आपने वेरी माइल्ड से शुरू नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो भी आर या पार का जो भी मैनेजमेंट का खेल होता है वो सीवियर NPDR से शुरू होता है। यहाँ तक हम बस फॉलो अप कराते हैं, इसके बाद एक्टिव इंटरवेंशन हम शुरुआत करते हैं सीवियर NPDR से। तो आपने आज के बाद जब भी इस टेबल को याद करोगे, शुरुआत कहाँ से करोगे? सीवियर NPDR से। ठीक है, अब देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है सीवियर NPDR को। तो देखो यहाँ पे सीवियर NPDR में एक चीज आपने याद रखनी है, ये सीवियर में ये देख रहे हो, ये इसको 5 मान लो, S को 5 बना लो। तो ये जो 4-2-1 रूल है, इसको हम क्या बोलेंगे? 5-4-2-1 रूल। ठीक है, 5 किसको डिनोट करेगा? सीवियर को। क्लियर? समझ आ रही है बात? अरे यहाँ तक समझ आ रहा है? Okay, sir. Yes, sir. अब Yes. देखो यहाँ पे सीवियर NPDR में 4-2-1 रूल है, तो ये आप याद रखेंगे, सीवियर से S से 5 हो जाएगा, ये 4-2-1 रूल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4-2-1 रूल में से कोई भी एक रूल, अगर कोई भी एक क्राइटेरिया मिलता है आपको, तब तो आप उसे सीवियर में बोलेंगे। और अगर मोर देन 1 क्राइटेरिया अगर आपको मिलते हैं, फुलफिल होते हैं, तब आप उसे वेरी सीवियर NPDR में लेंगे। और अगर लेस देन 1 क्राइटेरिया अगर फॉलो हो रहा है तो उसे आप मॉडरेट में लें। देखो 3 याद हो गई इससे, सीवियर से। तो अब देखो 4-2-1 रूल क्या है, या तो 4 क्वाड्रेंट में आपको हेमरेज मिले, सीवियर हेमरेज मिले 4 क्वाड्रेंट्स में, तब ये 4 को डिनोट करता है। और 2 किसको डिनोट करता है? वीनस ब्लीडिंग को। अगर आपको 2 क्वाड्रेंट या उससे ज्यादा अगर वीनस ब्लीडिंग मिल रही है, तो अब वो क्राइटेरिया आ जाएगा सीवियर NPDR में। और 1 किसको डिनोट करता है? 1 रूल है फॉर द इरमा। ठीक है, अगर इरमा आपको 1 क्वाड्रेंट या 1 से ज्यादा में मिलता है, तो उसे आप बोलेंगे क्या? क्राइटेरिया फॉर द सीवियर NPDR। क्लियर? यस सर। अब देखो यहाँ पे 4 तो हमें याद रहता है। देखो मैं एक्चुअल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो जहाँ पे स्टूडेंट भूलते हैं। 4 हमें याद रहता है कि 4 क्वाड्रेंट में हेमरेज है, लेकिन हम भूलते कहाँ है? देखना तुम लोग खुद ही एक बार ट्राई करके देखना, आप भूलोगे 2 को और 1 को, कि 2 क्या था? 2 इरमा था, या वीनस ब्लीडिंग 1 था, क्या था? तो देखो यहाँ पे याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है 1 को। 1 क्या है? इरमा है, तो ये 1 हो गया। और इरमा में ये आता IRMA, तो इसको याद ऐसे रखोगे, I फॉर 1। ये I और 1 की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो 1 क्या है? इरमा है। अब और 2 क्या है? ये वीनस ब्लीडिंग है। तो ये भी अगर याद नहीं होता है, तो इसको अगर आप ऐसे कर देंगे, 2 को, ये ब्लीडिंग हो गया, ब्लीडिंग बन गया। यहाँ पे बीट दिख रहा है, वीनस बीट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाँ सर। तो ऐसे याद रखेंगे आप 4-2-1 रूल को। 4 तो सब याद रखते हैं, लेकिन 2 और 1 को ऐसे याद रखेंगे आप। तो आपको ये सीवियर NPDR याद हो गया, 4-2-1 रूल है। ठीक है, अब देखो इसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है, तब आप उसे बोलेंगे सीवियर NPDR। मुझे एक चीज ये बताओ कि 4 क्वाड्रेंट में अगर है हेमरेज है, तब आप क्या बोल रहे हैं? सीवियर NPDR। अगर मैं बोलूं 3 क्वाड्रेंट में अगर हेमरेज होते हैं, तो क्या बोलोगे? मॉडरेट। वेरी गुड। तो देखो यहीं से इस मॉडरेट का भी आंसर निकल जाएगा। अगर 3 क्वाड्रेंट में हेमरेज है, तब आप उसे मॉडरेट में लेंगे। सेकंड क्राइटेरिया में थे 2 या उससे ज्यादा क्वाड्रेंट में अगर वीनस ब्लीडिंग होती है, लेकिन मैं बोलता हूं अगर 1 क्वाड्रेंट में वीनस ब्लीडिंग है, तो क्या बोलोगे आप उसे?
मॉडरेट। मॉडरेट, वेरी गुड। तो मॉडरेट में 1 वीनस ब्लीडिंग हो गया। उसके बाद एक क्वाड्रेंट या उससे ज्यादा में अगर इरमा मिलता है तब आप उसे बोलेंगे क्या, सीवियर एनपीडीआर। और अगर एक या उससे भी कम में मिलता है या नहीं मिलता है तब आ जाएगा मॉडरेट में। क्लियर? अब देखो, ये तीनों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है तो फिर वो सीवियर में आ जाएगा। एक से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 क्राइटेरिया अगर फॉलो होते हैं तो उसे वो आ जाएगा वेरी सीवियर एनपीडीआर में। ठीक है? और इनमें से कुछ भी अगर लेस होता है, सीवियर एनपीडीआर से कुछ भी कम है, तब आ जाएगा किसमें, मॉडरेट एनपीडीआर में। क्लियर? अब देखो, आपने जितनी भी फाइंडिंग देखी है, देखो मॉडरेट को हम बाद में देखते हैं, पहले माइल्ड को अब देखते हैं। तो माइल्ड एनपीडीआर में देखो, जितनी भी फाइंडिंग हमने देखी है अभी तक, जितनी भी क्लिनिकल फाइंडिंग देखी है, माइक्रो एन्यूरिज्म हमने देखा है, रेटिनल हेमरेज देखा है, हार्ड एक्जुडेट कॉटन वूल स्पॉट, सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे माइल्ड में। लेकिन देखो यहाँ पे कोई इरमा नहीं है, कोई वीनस ब्लीडिंग नहीं है। ठीक है? तो इरमा वीनस ब्लीडिंग यहाँ नहीं है, यहाँ शुरुआत हो रही है, यहाँ मैक्सिमम हो रही है, यहाँ पे और ज्यादा वीनस ब्लीडिंग बढ़ रही है और यहाँ पे एकदम मैक्सिमम हो रही है। तो यहाँ पे समझ रहे हैं ये क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पे सीवियरिटी को नहीं है डिफाइन कर रहा है कि यहाँ इरमा और वीनस ब्लीडिंग नहीं था, यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप होने लग गया और यहाँ पे और ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इरमा और वीनस ब्लीडिंग क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है इरमा और वीनस ब्लीडिंग का? अगर मैं बोलूं अगर इरमा और वीनस ब्लीडिंग डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्रेसिव हो रही है रेटिना, किधर की तरफ प्रोग्रेसिव, पीडीआर की तरफ जा रही है। क्यों पीडीआर की तरफ जा रही है? मैंने बताया था कि इरमा और वीनस ब्लीडिंग एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, बताया था ना कि अगर इस्चीमिया होता है रेटिना में तो उसको इरमा और वीनस ब्लीडिंग से उसको ब्लड सप्लाई या न्यूट्रिएंट सप्लाई होगी। समझ आ रही है बात? यस सर। तो इसकी वजह से यहाँ पे इरमा या वीनस ब्लीडिंग अगर आपको मिलती है तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर फॉर प्रोग्रेशन ऑफ रेटिना, प्रोग्रेशन ऑफ एनपीडीआर टुवर्ड्स द पीडीआर। क्लियर? सर एक डाउट, क्या हुआ? अगर किसी पेशेंट के फंडस में चारों क्वाड्रेंट्स में सिर्फ कॉटन वूल स्पॉट्स है, हाँ तो देखो उसको उसको कौन मैं सी बता रहा हूँ, कैटेगरी मैं में? अभी बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। मैंने अभी माइल्ड पे आया, अभी मॉडरेट की बात कर रहा हूँ। इससे अगर थोड़ा सा ज्यादा होता है और इससे कम होता है तो वो मॉडरेट में आएगा। लेकिन कॉटन वूल स्पॉट जो है वो प्रोमिनेंट फाइंडिंग है किसकी, मॉडरेट एनपीडीआर की। ठीक है? अगर आपको कॉटन वूल स्पॉट दिख रहा है, ठीक है, तब आप उसे बोलेंगे मॉडरेट एनपीडीआर आंख बंद करके। आपको कोई और फाइंडिंग अगर नहीं भी मिल रही है और अगर आपको कॉटन वूल स्पॉट दिख रहे हैं तो आप मॉडरेट एनपीडीआर में उसे वो करेंगे। सर माइल्ड एनपीडीआर क्या? में भी लिखा है कि एनी और एनी वन और ऑल ऑफ देम, और उसमें कॉटन वूल स्पॉट्स भी उन्होंने मेंशन किया है। नहीं, तो कॉटन वूल अगर स्पॉट सिर्फ इसमें मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन मॉडरेट का है। कॉटन वूल स्पॉट देखो लिखा है ना, कॉमनली कॉटन वूल स्पॉट कॉमनली प्रेजेंट इन द मॉडरेट एनपीडीआर। समझ आ रही है बात? yes, और कुछ पूछना है किसी को? सर और हम इरमा और न्यूवास्कुलराइजेशन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखो इरमा और न्यूवास्कुलराइजेशन पे सिंपल सा इसका डिफरेंशिएशन देखो, मैं बताता हूँ अभी। देखो ये है, ये है, देखो ये न्यूवास्कुलराइजेशन है, ये इरमा है। तो जब भी हम एफएफए करते हैं, देखो इसकी एक तो ये जो वेसल्स दिख रही हैं यहाँ पे, ये जो वेसल्स दिख रही हैं ये वेसल्स टॉर्चुअस रहेंगी। ठीक है? टॉर्चुअस ये भी रहेंगे लेकिन इतनी नहीं रहेंगी, ये स्ट्रेट रहती हैं, ये टॉर्चुअस रहती हैं। दूसरा, जब भी हम एफएफए करेंगे, इस टॉपिक को मैं एफएफए में समझाऊंगा तुम लोगों को जब एफएफए कराऊंगा, कि ये जो इरमा है इसकी वेसल्स जो है ये इतनी ज्यादा लीकी नहीं होती इरमा की, जबकि न्यूवास्कुलराइजेशन की जो वेसल्स हैं उसमें लीकेज बहुत मिलेगा। लीकेज। ठीक है? क्योंकि ये जो न्यू वेसल्स फॉर्मेशन हो रहा है, ये न्यू वेसल्स लीकी होती हैं और फ्रेजाइल होती हैं। तो ये इतनी ज्यादा लीकी होती हैं कि इसमें अगर आप देखेंगे लेट फेस में, फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी के लेट फेस में, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको हाइपर फ्लोरेसेंस मिलेगा। अब कैसे ये मिलेगा हाइपर फ्लोरेसेंस, ये मैं एफएफए जब बताऊंगा ना तब उसमें ये डिफरेंस अच्छे से समझा दूंगा। क्लियर? ठीक है सर। तो ये हो गया। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है कि माइल्ड कब बोलोगे, मॉडरेट कब बोलोगे और सीवियर कब, और वेरी माइल्ड कब बोलोगे एनपीडीआर को, जब आपको केवल माइक्रो एन्यूरिज्म मिलते हैं
तब आप क्या बोलेंगे उसे, वेरी माइल्ड। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ जो एनपीडीआर है उसको यहाँ क्लासिफिकेशन करने का मतलब क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है ये इतना क्लासिफाई करने का? क्यों हम माइल्ड में, मॉडरेट में, सीवियर, क्या हम कोई ट्रीटमेंट करने वाले हैं पेशेंट का? The progression of disease and follow-up check. हाँ वेरी गुड, हम यहाँ पे मॉनिटरिंग बस करेंगे, हम ट्रीटमेंट नहीं करने वाले कुछ भी, हम क्या करेंगे यहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे, पेशेंट को इसको फॉलो अप कराएंगे। अब हमें कितनी अंतराल पे फॉलो अप कराना है वो डिपेंड करेगा कि माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है। तो देखो वेरी माइल्ड या माइल्ड को हम क्या करेंगे, हर ईयरली फॉलो अप कराएंगे, हर 12 मंथ में फॉलो अप कराएंगे। ठीक है, यस सर। अब उसके बाद देखो माइल्ड एनपीडीआर को अगर आप देखोगे तो उसको 6 to 12 मंथ में फॉलो अप कराओगे, और 6 में कराओगे या 12 में, ये डिपेंड करेगा सीवियरिटी कितनी है। अगर ज्यादा सीवियर है तो फ्रीक्वेंट इंटरवल में उसको वो कराओगे, फॉलो अप कराओगे, और अगर कम सीवियर है तब उसको क्या कराओगे, आप ईयरली फिर फॉलो अप कराओगे। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आपने फॉलो अप कराया नो डीआर में, वेरी माइल्ड एनपीडीआर में और माइल्ड एनपीडीआर में। मॉडरेट एनपीडीआर में जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू भी बढ़ता जाएगा। तो देखो यहाँ पे हर 6 मंथ में आप क्या कराएंगे, रिव्यू कराएंगे पेशेंट को। अगर आपने रिव्यू नहीं कराया तो क्या होगा, मान लिया 6 मंथ पे मैं रिव्यू कराना चाह रहा हूँ मॉडरेट एनपीडीआर में, लेकिन 6 मंथ में अगर पेशेंट नहीं आएगा तो क्या होने का चांस है? अगर 6 मंथ पे अगर आपने फॉलो अप नहीं कराया है या फिर पेशेंट नहीं आया तो क्या होगा? पीडीआर में चेंज होगा। वेरी गुड, हाँ, तो क्या होगा, इट कैन प्रोग्रेस इनटू पीडीआर या फिर हाई रिस्क पीडीआर। तो देखो ये आपको पता होना चाहिए कि पीडीआर होने का चांस किस में ज्यादा है और किस में कम है। यहाँ पे देखोगे पीडीआर होने का चांस, हाँ यहाँ पे देखोगे पीडीआर होने का चांस कितना, 26% है, और हाई रिस्क पीडीआर होने का चांस क्या है, 8% है। तो देखो पीडीआर और हाई रिस्क पीडीआर में क्या डिफरेंस है इसको पहले देख लेते हैं हम। तो देखो माइल्ड टू मॉडरेट पीडीआर कब बोलेंगे और हाई रिस्क पीडीआर कब बोलेंगे? तो देखो एनवीडी या एनवीई मिल रहा है आपको, तब आप क्या बोलोगे, माइल्ड टू मॉडरेट एनपीडीआर पीडीआर बोलोगे। ठीक है, और एनवीडी और एनवीई में कैसे डिफरेंशिएट करोगे ये वो बताएगा रवीश। एनवीडी और एनवीई में क्या डिफरेंस है, कैसे डिफाइन करोगे एनवीडी को और एनवीई को? The neovascularization is on the vessel within 1 disc diameter of the optic disc. So हाँ वेरी गुड, अगर डिस्क है, डिस्क पे अगर न्यूवास्कुलाराइजेशन मिल रहा है या फिर 1 डिस्क डायमीटर के अंदर अंदर अगर न्यूवास्कुलाराइजेशन मिल रहा है तब आप उसे एनवीडी बोलोगे, और अवे फर्दर अवे फ्रॉम द 1 डिस्क डायमीटर अगर होगा तो एनवीई बोलोगे। ठीक है, अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है हाई रिस्क पीडीआर। क्यों ये इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है, तुरंत ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है इसको, हाई रिस्क पीडीआर को। इसीलिए इसको ध्यान से देखो, हाई रिस्क पीडीआर को वाइवा में भी बहुत बार पूछते हैं कि हाई रिस्क पीडीआर क्या है। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एनवीडी अगर है ग्रेटर अबाउट 1/3 ऑफ द डिस्क एरिया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे डिस्क बनाता हूँ उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ डिस्क को, ठीक है, तो इतने में अगर न्यूवास्कुलाराइजेशन मुझे मिल रहा है देन वी कॉल इट एज ए हाई रिस्क पीडीआर। समझ आ रही है बात? ठीक है, 1/3 डिस्क एरिया के अराउंड में अगर मुझे न्यूवास्कुलाराइजेशन मिल रहा है तब आप कहेंगे इसे हाई रिस्क पीडीआर। लेकिन मैं अगर बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि मान लिया ये इसको मैंने 1/3 में डिवाइड कर लिया, अगर मैं बोल रहा हूं कि इतना पूरा नहीं है, इतना केवल न्यूवास्कुलाराइजेशन है, तो क्या ये हाई रिस्क में आएगा? इतना अगर न्यूवास्कुलाराइजेशन है डिस्क में, क्या ये हाई रिस्क में आएगा? No, sir. नो नहीं सर। आएगा। सर डिपेंड है कि अगर विट्रियस हेमरेज है तो हो तो सकता है। अगर ये हाई रिस्क में नहीं आएगा तो किस में आएगा मुझे ये बताओ। माइल्ड टू, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, देखो ऐसे ही आपको दिमाग लगाना है, ये माइल्ड टू मॉडरेट में आ जाएगा, माइल्ड टू मॉडरेट में। ठीक है, अब उसके बाद लेकिन अगर ये 1/3 से भी अगर कम है, लेकिन अगर विट्रियस हेमरेज मिल रहा है, अगर विट्रियस में हेमरेज मिल रहा है तो फिर ये क्या माइल्ड, ये हाई रिस्क में आएगा या फिर माइल्ड टू मॉडरेट में आएगा? High risk. हाई रिस्क में। वेरी गुड, हाँ, क्योंकि हमें उस केस में क्या करना है, उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट देना है, इमीडिएट ट्रीटमेंट करना है, इसीलिए हाई रिस्क में आएगा। तो देखो 1/3 अगर डिस्क एरिया नहीं भी है एनवीडी, अगर 1 डिस्क एरिया से कम भी है लेकिन अगर विट्रियस हेमरेज है तब आप क्या लेंगे, उसे हाई रिस्क पीडीआर में ही लेंगे। क्लियर, समझ आए सबको?
Yes, Yes, sir. sir. ये Yes, तो हो sir. गई एनवीडी की बात। अब एनवीई की देखो, एनवीई फर्दर अवे है फ्रॉम दी डिस्क, तो डिस्क से अवे है ये। तो मुझे ये बताओ डिस्क में अगर नियोवास्कुलराइजेशन होता है वो ज्यादा खतरनाक है या डिस्क से दूर में होता है वो ज्यादा खतरनाक है? डिस्क से दूर है वो ज्यादा खतरनाक है, डिस्क पे ज्यादा खतरनाक है? दूर वाला। दूर वाला क्यों खतरनाक है? सारे नहीं सर, रेटिनल फाइबर लेयर तो यहीं से पास कर डिस्क रहे हैं। वाला, डिस्क डिस्क वाला वाला, सर। हाँ। तो इसीलिए देखो इसमें 1/3 लिया था, इसमें हाफ लिया है। अवे वाला इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, इसीलिए हाफ डिस्क एरिया तक आप अगर जाता है तब आप उसे पीडीआर में लेंगे, हाई रिस्क पीडीआर में लेंगे। यानी जो भी डिस्क है उसका आधा इतना अगर नियोवास्कुलराइजेशन आपको मिल रहा है अवे इतना, ठीक है, तब आप क्या बोलेंगे? एनवीई है ये, कितना? हाफ ऑफ द डिस्क एरिया, अराउंड हाफ ऑफ द डिस्क एरिया एनवीई है, तब आप इसे क्या बोलेंगे? हाई रिस्क पीडीआर बोलेंगे। क्लियर? लेकिन अगर ये किसके साथ एसोसिएटेड है, किसके साथ? विट्रियस हेमरेज के साथ, तभी बोलोगे, ठीक है। अगर केवल हाफ डिस्क एरिया भी है ना तब आप उसे हाई रिस्क में नहीं लोगे। कब तक? जब तक विट्रियस हेमरेज नहीं मिलता है। कंसेप्ट समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? मैंने कहा डिस्क वाला ज्यादा रिस्क में है एज कंपेयर टू एल्सवेयर, तो डिस्क वाला केवल 1/3 भी है और विट्रियस हेमरेज नहीं भी है तो भी वो हाई रिस्क में आएगा। समझ आ रही है बात? यस सर। लेकिन अगर एल्सवेयर में अगर हाफ ऑफ द डिस्क एरिया का भी वो मिल रहा है आपको, हाफ ऑफ द डिस्क एरिया अगर आपको नियोवास्कुलराइजेशन मिल रहा है तो क्या वो हाई रिस्क में आएगा या नहीं आएगा? सर विट्रस हेमरेज अगर नहीं है तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको देखो यहाँ पे इसे समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ ये बताया आप लोगों को, देखो यहाँ पे ये फिर हैंग करने लग गया क्या? एक मिनट। हाँ ये देखो मैंने ये कहा कि यहाँ पे मैंने कहा कि अगर ये डिस्क है, ये एनवीई है, ठीक है, इतना हाफ डिस्क एरिया एनवीई आपको मिल रहा है, एनवीई मिल रहा है, क्या ये हाई रिस्क में लोगे आप, हाई रिस्क पीडीआर में? नो सर। माइल्ड टू मॉडरेट लेंगे अगर विट्रियस हेमरेज नहीं है तो। हाँ वेरी गुड, इसे तब भी आप माइल्ड टू मॉडरेट में ही लोगे जब तक आपको विट्रियस हेमरेज नहीं मिलता। क्लियर? विट्रियस हेमरेज अगर आपको मिलना शुरू हो गया तब आप इसको क्या करोगे? हाई रिस्क पीडीआर में लोगे। तो क्लियर हुआ माइल्ड टू मॉडरेट कब बोलोगे, हाई रिस्क पीडीआर कब बोलोगे? अगर एनवीई है और हाँ। वो लेस देन हाफ डिस्क एरिया है बट साथ में विट्रियस हेमरेज जो है वो तब भी माइल्ड टू विट्रियस मॉडरेट। हेमरेज किसी भी टाइप का मिल जाए आपको हाई रिस्क में ही आ जाएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। नहीं सर, अगर एनवीई है, एनवीई कुछ भी हो, एनवीई हो चाहे एनवीडी हो, कोई भी एनवीडी हो, कोई भी एनवी हो, देखो यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो ना कि विट्रियस अगर हेमरेज हो रहा है तो ये तुम्हारा हाई रिस्क में आना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर विट्रियस हेमरेज है आप तुरंत ट्रीट करोगे, पेशेंट को नहीं करोगे? सर क्योंकि ना इसमें लिखा है ना एनवीई में ग्रेटर देन हाफ डिस्क एरिया विद विट्रियस हेमरेज, उसको ही हम हाई रिस्क में ले रहे हैं। नहीं उसको NVE आप में हाई रिस्क में लेंगे, लेकिन कोई भी विट्रियस हेमरेज हो, इसको कॉमन सेंस लगाओ कि अगर विट्रियस हेमरेज है तो आप उसे ये देखो यहाँ पे इसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो ना। मैं इसीलिए आप लोगों को ये कंपैरिजन बता रहा हूँ ताकि आप देखो क्लिनिकली जब तुम्हें पेशेंट मिलेगा ना तो केवल यही आपको कंडीशन नहीं मिलेंगी, आपको बहुत सारी कंडीशन और भी मिल सकती हैं, लेकिन आपने ये क्लिनिकल नॉलेज अप्लाई करके आपको उस पेशेंट को ट्रीट करना है। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ माइल्ड टू मॉडरेट पीडीआर है और हाई रिस्क पीडीआर है, इसमें आप क्या कंसेप्ट बनाएंगे मुझे ये बताओ? इसमें यही कंसेप्ट बनाएंगे ना कि अगर आपका मीडिया जो है वो क्लियर है तब आप उसे फॉलो अप करा के देखते रहेंगे कि हाँ भाई ये और ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर विट्रियस हेमरेज हो रहा है तब आपने उसे हाई रिस्क में कर दिया है कि विट्रियस हेमरेज हो गया तो अब ये आप रेटिना को देख ही नहीं पा रहे हैं ना। या दूसरी तरह इसको एक चीज एक तरह से और समझ सकते हैं कि अगर पेशेंट को विट्रियस हेमरेज हो गया तो उसे आपने इमीडिएट ट्रीटमेंट देना होगा कि नहीं देना होगा? ठीक है, यहाँ पे हाई रिस्क पीडीआर में देखो सारे जितने भी पेशेंट है उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट देने वाले पेशेंट है कि नहीं है, जितने भी क्राइटेरिया है।
अगर ये हाइपोथेटिकल कंडीशन आपसे पूछता है एग्जामिनर कि अगर लेस देन हाफ ऑफ डिस्क एरिया एनवीई है और विद विट्रियस हेमरेज है, तो आपने वहां नो डाउट यही बोलना है हाई रिस्क पीडीआर में आएगा, तुरंत ट्रीटमेंट करेंगे उसका। समझ आ रहा है? अब क्यों करेंगे तुरंत ट्रीटमेंट? अब यहाँ पे देखो रवीश, तुम जो पूछ रहे हो, अगर रेटिना का व्यू अगर अच्छा है, गुड रेटिनल व्यू है, तब आप उसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तब आप बोल सकते हैं कि नहीं ये अगर लेस देन 1/3 है। लेकिन अगर विट्रियस हेमरेज इतना है, उसमें भी डिपेंड करेगा कि आपको रेटिना का व्यू ही नहीं दिख रहा है, तब आप उसे क्या बोलेंगे? तब आप उसको तुरंत ट्रीटमेंट देंगे, तब हाई रिस्क में बोलेंगे। समझ आ रही है बात? वरना फिर आगे भी एडवांस डिजीज का भी रिस्क बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? किसी और को कुछ पूछना नहीं है तो देखो आगे। तो हम यहाँ पे आगे थे फॉलोअप में। मॉडरेट एनपीडीआर में मैंने कहा था अगर हम 6 मंथ पे फॉलोअप नहीं करा रहे हैं तो फिर क्या होगा, पेशेंट को पीडीआर होने का चांस है और हाई रिस्क पीडीआर होने का चांस है। तो देखो कितना % पीडीआर होने का चांस है, 26% पीडीआर होने का चांस है और 8% हाई रिस्क पीडीआर होने का चांस है। तो लगभग ये इसका कितने गुना है? देखो ये इसके 3 टाइम्स है कि नहीं है पीडीआर का? हाई रिस्क पीडीआर का पीडीआर 3 टाइम्स है कि नहीं है? तो इसको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये 8 टाइम्स है, ये 24 या 25 टाइम्स भी बोल दोगे तो ठीक है। समझ आ रही है बात? यस। अब देखो सीवियर एनपीडीआर में मैंने बताया था तुम लोगों को कि इसमें 4-to-1 रूल है। तो इसको रिव्यू जो करा रहे हैं वो 4 मंथ पे करा रहे हैं। तो इसको याद रखने का तरीका है 4-to-1 रूल इसमें यूज होता है। तो वहां पे 4 मंथ इसका क्राइटेरिया हो जाएगा। 4 मंथ पे इसको क्या करेंगे? रिव्यू कराएंगे। क्लियर है? याद रहेगा ये? हाँ सर। ठीक है। और इसका पीडीआर होने का चांस 50% है। तो इसको कैसे याद रखोगे? देखो मैंने कहा था इसको एस को आप 5 मान लो, तो ये 50% इसका चांस है पीडीआर होने का। क्लियर? ये याद रहेगा 50%। और हाई रिस्क पीडीआर होने का चांस कितना है? 15%। अगर अभी भी कई लोगों को याद नहीं हो रहा है तो आपने करना क्या है, इसको 25 कर दो। ठीक है, इसको 8 कर दिया आपने, यहाँ 25 को डबल कर दो तो 50% हो गया। समझ आ रही है बात? और इस 15 को 16 कर दो और इसका डबल ये हो जाएगा। समझ आ रही है बात? ये एक याद रखने का एक कैलकुलेशन है कि ये 8%, 8 या 24, ये 24% रिस्क है पीडीआर होने का, 8% हाई रिस्क पीडीआर होने का। इनका दोनों का डबल कर दो, 25 2 जा 50% हो जाएगा पीडीआर होने का चांस इसमें सीवियर में, और 15% 16% चांस हो जाएगा पीडीआर हाई रिस्क पीडीआर होने का किसमें? सीवियर में। समझ आ रही है बात? नहीं या फिर ऊपर से जा रहा है? नो सर, अंडरस्टैंडिंग। हाँ ठीक है। तो अब देखो इसके बाद आता है वेरी सीवियर पीडीआर। तो इसमें कुछ नहीं करना है, मैंने इसमें बताए थे कोई भी एक क्राइटेरिया फॉलो होता है तो वो सीवियर एनपीडीआर में आएगा, और एक से ज्यादा यानी 1 2 3 अगर तीनों फॉलो होते हैं, 2 होते हैं या 3 फॉलो होते हैं, तो वो वेरी सीवियर एनपीडीआर में आएगा। तो देखो यहाँ पे 15 है, अगर 3 में और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ का 3 उठा के, तो 15 3 जा 45। समझ आ रही है बात? तो हाई रिस्क पीडीआर होने का चांस कितना हो जाएगा इसमें? 45% हो जाएगा। और इसको क्या रिव्यू करेंगे? देखो मैंने बताया 2 to 3 क्राइटेरिया इसमें होंगे, 2 या मोर, तो 2 to 3 मंथ में इसको रिव्यू कराएंगे। देखो ये याद रखने का यही एकमात्र तरीका है, वरना आप रटते रहो भूलते रहो, रटते रहो भूलते रहो। ऐसे अगर आप याद कर लेंगे ना तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके अंदर चला जाएगा। आप इसको 2-3 बार जैसे मैंने बताया वैसे रिवाइज करके देखना, 2 to 3 टाइम्स, देखना कितना फर्क पड़ेगा आपको ये टेबल रिवाइज करने में, और कितना लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगी। समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है। तो इसमें हाँ मोर देन 2 क्राइटेरिया होंगे इसमें वेरी सीवियर में। तो इसको रिव्यू करने का तरीका क्या है? इसको 2 to 3 कर दो तो 2 to 3 मंथ में होगा, और थ्राइस करोगे आप 15 टाइम्स का 15% का, तो 45% इसमें चांस रहेगा हाई रिस्क पीडीआर होने का। क्लियर रवीश? यस सर। अब देखो, अब पीडीआर में मैंने बता दिया एनवीडी एनवीई कब बोलोगे आप। इसके अलावा देखो एनवीडी एनवीई के अलावा यहाँ पे
अगर पेशेंट फॉलोअप अगर नहीं हो पा रहा है, रिलायबल नहीं है अटेंडेंस, अगर पेशेंट दूर से आ रहा है, गांव से आ रहा है, तो उसको रिव्यू नहीं कराएंगे। लेकिन अधिकतर इसमें माइल्ड टू मॉडरेट और हाई रिस्क में इसीलिए इसमें क्लासीफाई किया गया है कि इसको थोड़ा रिव्यू कराते रहेंगे, इसमें हम वेट करेंगे रिव्यू कराते समय, क्योंकि कई सारे ऐसे पीडीआर भी होते हैं जो अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फाइब्रोवास्कुलर मेम्ब्रेन भले ही बनती है लेकिन ये रिजॉल्व हो जाते हैं, तो इसीलिए रिव्यू कराएंगे हम माइल्ड टू मॉडरेट अगर होगा। लेकिन अगर पेशेंट फॉलोअप लॉस होता है तो फिर उस केस में हम तुरंत ट्रीटमेंट करेंगे। इसका क्या ट्रीटमेंट, या तो एंटी वेजेफ देंगे या फिर हम यहाँ पे लेजर करेंगे, या तो लेजर करेंगे या एंटी वेजेफ करेंगे, ये हम देखेंगे मैनेजमेंट में देखेंगे एंटी वेजेफ। क्लियर। और अगर पेशेंट अगर दूर से आ रहा है, अगर फॉलोअप लॉस होता है तो फिर हम कितना फ्रीक्वेंट इससे फॉलोअप कराएंगे। अगर फॉलोअप कर रहा है करा सकते हैं तो 2 मंथ से फॉलोअप कराएंगे, लेकिन अगर लॉस होता है तो हम तुरंत ट्रीटमेंट करेंगे अगर फॉलोअप लॉस होगा पेशेंट का। समझ आ रही है बात? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? सर ये माइल्ड इरमा और मॉडरेट इरमा में क्या डिफरेंस होता है? माइल्ड इरमा और मॉडरेट इरमा में बस इतना डिफरेंस है कि मैंने बताया आपको, जो इंट्रारेटिनल माइक्रोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज हैं, वो एबनॉर्मलिटीज क्या होंगी, धीरे 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 बढ़ती चली जाएंगी ना। वो किस पे डिपेंड करेगा, इस्कीमिक एरिया पे डिपेंड करेगा। कि मान लिया पहले थोड़ा सा हुआ तो अब ये थोड़ा सा हुआ तो इसको ये प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो ये और इसका साइज बढ़ जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये नई वेसल्स बन रही है या डायलिटेशन हो रहा है एग्जिस्टिंग वेसल्स का, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। और दूसरा ये है कि अगर आपको एक क्वाड्रेंट में मिल रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, माइल्ड में क्लासीफाई करेंगे। अगर एक से ज्यादा मिल रहा है तो मॉडरेट बोलेंगे, और अगर चारों क्वाड्रेंट में मिलता है तो सीवियर हो जाएगा। इसके साइज के बेस पे भी कर सकते हैं और कितने क्वाड्रेंट में मिल रहा है उसके बेस पे भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, माइल्ड टू मॉडरेट और हाई रिस्क पीडीआर। देखो माइल्ड टू मॉडरेट पीडीआर में तो हमने देख लिया, अगर पेशेंट फॉलोअप कर सकता है तो 2 मंथ में फॉलोअप कराएंगे, और अगर नहीं कर रहा है तो तुरंत ट्रीटमेंट देंगे, या तो लेजर करेंगे या फिर एंटी वेजेफ देंगे। अब हाई रिस्क पीडीआर में तो पेशेंट को तुरंत ट्रीटमेंट करना ही करना है अगर रेटिनल व्यू अच्छा है तो। ठीक है, रेटिनल व्यू अच्छा है तो क्या करेंगे, हम पीडीआर को लेजर कर देंगे, फोटो को हाँ फोटो कोगुलेशन कर देंगे, पीआरपी कर देंगे। और अगर रेटिनल व्यू अच्छा नहीं है तब क्या करेंगे, एंटी वेजेफ। तब एंटी वेजेफ कैसे देंगे, ऑलरेडी हो गया पीडीआर एंटीवेजेफ। क्या करेंगे अगर रेटिनल नहीं व्यू, देंगे एंटीवेजेफ। क्या सर नहीं विट्रेसिपेस देंगे। डिसॉल्व होने का वेट करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर विट्रेक्टमी। विट्रेक्टमी, वेरी गुड। अगर रेटिनल व्यू अच्छा नहीं है तो वहां पे हम विट्रेक्टमी कर देंगे। ठीक है, ये हो गया माइल्ड टू मॉडरेट एनपीडीआर, पीडीआर सीवियर एनपीडीआर, वेरी सीवियर एनपीडीआर, और पीडीआर में माइल्ड टू मॉडरेट पीडीआर और हाई रिस्क पीडीआर। यहाँ तक तो चलो सबको समझ आ गया। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? सर विट्रस हैमरेज एंड प्री रेटिनल हैमरेज सेम होते हैं या नहीं, डिफरेंस अलग अलग होते हैं। देखो प्री रेटिनल हेमरेज और विट्रेस हेमरेज, जो प्री रेटिनल हेमरेज होता है वो सब हाइलॉइड हेमरेज भी बोलते हैं उसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लिया ये विट्रियस है, ये रेटिना है, ये रेटिना है, ये विट्रियस है, ये प्री रेटिनल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सब हाइलॉइड मेम्ब्रेन है। तो इसके बीच में ये जो हेमरेज होगा ना, ये एक स्पेशल शेप होगी इसकी, बोर्ड शेप बोलते हैं इसे हम। बोथ शेप। हाँ, बोर्ड शेप बोलते हैं। ये स्पेशल शेप के हेमरेज को हम प्री रेटिनल हेमरेज बोलते हैं। प्री रेटिनल हेमरेज, इसमें हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें करना भी है तो यहाँ लेजर करके इसको इन्फीरियरली हम पंचर कर देते हैं तो अपने आप सीप आउट हो जाता है। लेकिन अगर विट्रियस हेमरेज हो गया तो हम उसमें वेट करेंगे कि हाँ ये रिजॉल्व हो जाए। अगर नहीं रिजॉल्व होता है तो फिर हम इसमें पार्स प्लेनर विट्रेक्टमी करेंगे। तो सर डायबिटिक के पेशेंट में प्री रेटिनल हैमरेज भी हो सकता है ना, हो सकता है, विट्रस कोई हैमरेज वो के नहीं है। साथ? प्री रेटिनल हेमरेज भी हो सकता है। तो देखो अगर आपने ये पूछा है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाइपरटेंशन क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी का एक रिस्क फैक्टर है कि नहीं? यस सर। क्यों है? सर वेसल्स के कारण। इसकी वजह से सर वो सर उसमें भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता वेसोकंस्ट्रिक्शंस होता है, तो तो इश्मीया उसमें भी होता है, रेटिनल इश्मीया। नहीं, इस्कीमिया हो रहा है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी को, ये इस्कीमिया की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी को
नहीं, sir. अफेक्ट नहीं करेगा। ये क्यों अफेक्ट करेगा? देखो यहाँ पे जो मैं देखो, हाँ मैंने जो कंसेप्ट बताया ना, देखो जो भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ध्यान से इसको दोबारा रिकॉर्डिंग वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके बहुत काम आने वाला है। मैंने बताया था आपको, पेरिसाइट बताया था और एंडोथीलियम बताया था, पेरिसाइट बताया था और एंडोथीलियम बताया था। तो देखो मैंने कहा था कि यहाँ पे जितना प्रेशर अंदर से लगता है, वेसल वॉल का जो भी ब्लड है फ्लो होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से जो बाहर की तरफ प्रेशर लगता है, वही बाहर से अंदर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? जितना अंदर से लग रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा इसका, किसका? ब्लड वेसल का, कैपिलरीज का, ठीक है। लेकिन अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या हो जाता है, एंडोथीलियम तो है लेकिन पेरिसाइट ड्रॉप आउट हो गया, पेरिसाइट ड्रॉप आउट हो रहा है ना। यस सर। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ये डायलिटेशन हो रहा है, अगर पेरिसाइट ड्रॉप आउट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर, इंटरनल प्रेशर बढ़ गया। लेकिन अगर बीपी और बढ़ जाता है, अगर हाइपरटेंशन होता है, तो क्या ये प्रेशर और नहीं बढ़ेगा? यस सर। अगर ये प्रेशर और बढ़ रहा है अंदर से, तो और ज्यादा डायलिटेशन नहीं होगा? और ज्यादा डायलिटेशन होगा तो माइक्रो एन्यूरिज्म मैक्रो एन्यूरिज्म में कन्वर्ट नहीं होगा? यस सर। और आपने पढ़ा भी होगा कि हाइपरटेंशन इज ए रिस्क फैक्टर फॉर मैक्रो एन्यूरिज्म। पढ़ा था, ये पढ़ा या नहीं पढ़ा है? ठीक है, वो इसी वजह से है मैक्रो एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हाइपरटेंशन में, इसीलिए होता है क्योंकि इंटरनल, अब देखो जितना ज्यादा प्रेशर इंटरनल बढ़ता चला जाएगा, उतना ज्यादा डायलिटेशन, उतना ज्यादा लीकेज होता चला जाएगा, और जितना ज्यादा लीकेज होगा उतना ज्यादा डायबिटिक रेटिनोपैथी के साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ओके, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं कि आपने बताया कि हाइपरटेंशन, ये जो बोर्ड शेप हेमरेज है, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में मिल सकता है। अगर हाइपरटेंशन है, वहां माइक्रो एन्यूरिज्म हो गया, तो वो लीकेज ज्यादा नहीं करेगा, वहां से इतना लीकेज भी हो सकता है वो, अगर माइक्रो एन्यूरिज्म अगर रप्चर हुआ, तो वहां पे जो सब हाइलोइड मेम्ब्रेन है वो पूरा का पूरा वहां एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड आके, तो वहां पे बोर्ड शेप हेमरेज करेगा। ठीक है। तो सर ये भी पीडीआर में इंक्लूडेड होंगे ना? हाँ, ये भी पीडीआर में इंक्लूड होगा, लेकिन हाँ ये पीडीआर में मिल सकता है बोर्ड शेप हेमरेज, और मैक्रो एन्यूरिज्म भी में भी मिल सकता है। लेकिन ये मैक्रो एन्यूरिज्म को उससे कंफ्यूज मत करना, ये अलग फाइंडिंग है। ये मैंने इस कंसेप्ट को तुम्हें यहाँ बता दिया क्योंकि ये रिलेटेबल है, लेकिन ये अलग एक एंटिटी है, ये अलग एक डिसीज है। ये पीडीआर की डिसीज नहीं है, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी की डिसीज नहीं है। ठीक है, ये अलग डिसीज है मैक्रो एन्यूरिज्म, इसको हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। इसको मैंने यहाँ इसीलिए बता दिया क्योंकि इससे रिलेट करता है ये कंसेप्ट। ठीक है, टैगिंग सिस्टम से इसे याद रख सकते हैं। समझ आ रही है बात? ओके सर। किसी और को कुछ पूछना है इसमें? रवीश? नो सर। नहीं? तो अब देखो यहाँ पे, ये तो सब समझ आ गया सबको कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, एनपीडीआर और पीडीआर क्या है। अब ये क्या है, ये मुझे बताओ, व्हाट इज एडवांस डायबिटिक आई डिजीज? इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। Macula is involved. क्या? Macula is involved then. नहीं, मैकुला इन्वॉल्व होगा, वो तो अलग एक एंटिटी है। जैसे क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पढ़ी है पीटीटीआर, वैसे हमें क्लासिफिकेशन मैकुलर एडिमा की भी पढ़नी है। लेकिन ये एडवांस डायबिटिक आई डिजीज क्या है? कॉम्प्लिकेशंस है सारे। वेरी गुड। मैंने बताया था तुम लोगों को कि शुरुआत हो रही है माइक्रो एन्यूरिज्म पे, लेकिन एंड कहाँ पे होगा? एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी पे। ठीक है, अब एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी में कॉम्प्लिकेशन में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? ये इसको सबसे पहले तो हम बोलेंगे एंड स्टेज डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी का एंड कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी पे। तो इसमें इसको क्या? एनवीआई, ट्रैक्शनल आरडीआर। हाँ, एंड स्टेज डायबिटिक रेटिनोपैथी इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? रेटिना का जो नॉर्मल सीन होता है वो गायब हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्राइशंस मिलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है, ट्रैक्शन दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे ट्रैक्शन लगने लग जाएगा, और ट्रैक्शन धीरे 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 बढ़ने लग जाएगा, तो ट्रैक्शनल आरडी भी कर सकता है, ट्रैक्शनल आरडी। क्लियर? और इसके अलावा और किसी ने बताया था कि इसका एक कॉम्प्लिकेशन एनवीआई भी हो सकता है और एनवीए भी हो सकता है। एनवीआई जैसे जैसे इस्कीमिया बढ़ेगा पोस्टीरियर सेगमेंट में, वीजीएफ रिलीज होगा, और वो वीजीएफ पोस्टीरियर सेगमेंट से एनटीए सेगमेंट में आ जाएगा, एनटीए सेगमेंट में, और एनटीए सेगमेंट में आके यहाँ पे नियोवास्कुलराइजेशन कराएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एनवीआई है, ये पोस्टीरियर सेगमेंट की न्यू वेसल्स का ही कंटिन्यूएशन है या फिर दूसरी नई वेसल्स बन रही हैं? नया vessels on the ये जो पोस्टीरियर सेगमेंट में जो न्यू वेसल्स थी, नियोवास्कुलराइजेशन था,
उसी का कंटिन्यूएशन है क्या ये जो यहाँ पे ये मिल रहा No, है? sir. नहीं नहीं है, वेरी सर, गुड। हाँ, वेजेस ये याद की रखना, वजह से। ये गलत कंसेप्ट है लोगों का। याद रखना कि पोस्टीय सेगमेंट में जो नई वेसल्स हैं वही ग्रो करते 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 एनटीए सेगमेंट में आ जाती हैं, एनवीआई कराती हैं और वही एनवीए कराती हैं। ये एकदम गलत कंसेप्ट है। यहाँ नई वेसल्स बनती हैं किसकी वजह से? ड्यू टू रिलीज ऑफ वीईजीएफ इनटू द एंटीरियर सेगमेंट। ठीक है, एनटीए सेगमेंट में वीईजीएफ रिलीज होगा और ये वीईजीएफ क्या करेगा, यहाँ पे जो माइनर आर्टेरियल आर्केड है और मेजर आर्टेरियल आर्केड, वो उसको स्टिमुलेट करेगा, वहां की वेसल को स्टिमुलेट करेगा, तो यहाँ अलग से न्यू वेसल्स बनेंगे। समझ आई बात? तो इसका अगर ओरिजिन आपसे पूछे कि ये जो न्यू एनवीआई है, इसमें न्यू वेसल्स का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो क्या बताओगे? मेजर एंड माइनर हाँ, इसमें अगर एनवीआई है तो इसमें माइनर आर्टेरियल आर्केड से आएगा, और अगर एंगल में है तो मेजर से भी आ सकता है। तो माइनर आर्टेरियल आर्केड, तो मुझे ये बताओ, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है कि माइनर आर्टेरियल आर्केड किसको बोलते हैं और मेजर आर्टेरियल आर्केड किसको बोलते हैं? तो एक बार प्लीज बता दीजिए। देखो, प्यूपिलरी बॉर्डर। हाँ देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो सिलिरी बॉडी, ये सिलिरी बॉडी है, ठीक है। अब क्या होता है, जो लॉन्ग पोस्टीरियर सिलिरी आर्टरी है और एंटीरियर सिलिरी आर्टरी, लॉन्ग पोस्टीरियर सिलिरी आर्टरी, ये कहाँ से आती है लॉन्ग पोस्टीरियर सिलिरी आर्टरी? बताएगा मुझे कोई? ऑप्थेल्मिक आर्टरी की एक ब्रांच है ये, जैसे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक ब्रांच है, वैसे ये भी एक ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है। लॉन्ग पोस्टीरियर सिलिरी आर्टरी, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलिरी आर्टरी, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। तो ये लॉन्ग पोस्टीरियर सिलिरी आर्टरी, ये हो गई हमारी शॉर्ट पोस्टीरियर सिलिरी आर्टरी, शॉर्ट पोस्टीरियर सिलिरी आर्टरी, ये लॉन्ग पोस्टीरियर सिलिरी आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। एक आर्टरी और निकल रही थी, कौन सी आर्टरी थी? मस्कुलर आर्टरी, ठीक है। ये मस्कुलर आर्टरी जितनी भी मसल्स हैं, एक्स्ट्राओकुलर मसल, उसको सप्लाई करेंगी। फिर उसके बाद कहाँ आएंगी? उसके बाद इसकी ये एंटीरियर सिलिरी आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटीरियर सिलिरी आर्टरी। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा तुम लोगों को जब यूविया बताऊंगा। अभी मैं ऐसे ही बता देता हूँ इसका ओवरव्यू कि अब ये जो एंटीरियर सिलिरी आर्टरी आ रही है, ये क्या करेगी, ये जो लॉन्ग पोस्टीरियर सिलिरी आर्टरी, दोनों आपस में मिलके ये एक मेजर आर्टेरियल आर्केड बना देंगे। कहाँ पे? मेजर आर्टेरियल आर्केड कहाँ पे? सिलिरी बॉडी में। ये सिलिरी बॉडी है, ये राउंड सिलिरी बॉडी मैंने एक बनाई है, इसको समझने की कोशिश करो। ये सिलिरी बॉडी है, सिलिरी बॉडी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये मेजर आर्टेरियल आर्केड बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी। तो ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा जो कि सिलिरी बॉडी को सप्लाई करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आइरिस है, तो आइरिस में यहीं से ब्रांचिंग होगी, मेजर आर्टेरियल आर्केड से यहीं से ब्रांचिंग आएगी, ऐसे ब्रांचिंग आएगी, यहाँ से ये ब्रांचिंग आके इसके अराउंड में एक सराउंड कर लेगी, इसको हम कह देंगे माइनर आर्टेरियल आर्केड। समझ आ रही है बात? ये प्यूपिल है, ये आइरिस है। आइरिस में ये जो ब्रांचिंग आ रही है मेजर आर्टेरियल आर्केड की, ये ब्रांचिंग क्या करेगी, प्यूपिल के अराउंड में एक सर्कल बना लेगी जिसे हम कहेंगे माइनर आर्टेरियल आर्केड। और ये जो सिलिरी बॉडी के अराउंड में था, ये क्या था, मेजर आर्टेरियल आर्केड। क्लियर रवीश? समझ आया? अब ये जो मेजर आर्टेरियल, ये जो माइनर आर्टेरियल आर्केड है, यहां से ये वैसे देखो, यहाँ पे कहीं मिलेगा माइनर आर्टेरियल आर्केड, तो वहीं से ओरिजिन हो रहा है ये देखो नई वेसल्स का। समझ आ रही है बात? यस सर। सबको समझ आ रहा है? यस सर। तो इसका ओरिजिन यहाँ से माइनर आर्टेरियल आर्केड से हो रहा है, एनवीआई का। तो ये आपकी, और एनवीआई भी मिल सकता है इसमें, एनवीए भी मिल सकता है, एनवीए, ठीक है, न्यूवेस्कुलराइजेशन एट एंगल। तो ये इसकी एंड स्टेज है डायबिटिक रेटिनोपैथी की, इतने हद तक इसके सीक्वेले मिल सकते हैं। तो ये एक मैंने माला बनाई है, कंसेप्ट की एक माला बनाई है। आगे हम जितने भी इसमें फाइंडिंग पढ़ेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी में, इसी माला के साथ इसको सारी फाइंडिंग को टैग करेंगे। तो मुझे शुरुआत से रवीश ये बता दो, हमने क्या क्या देखा? हमने शुरुआत में देखा क्या, माइक्रो एन्यूरिज्म, यस सर। ठीक है, उसकी मैंने पैथोफिजियोलॉजी बता दी। उसके बाद हमने क्या देखा सर? डॉट ब्लॉट हेमरेज और फ्लेम शेप्ड हेमरेज। उसके बाद हमने क्या देखा, हार्ड एक्सुडेट्स और कॉटन वूल स्पॉट।
ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? सर वीनस ब्रीडिंग। हाँ, इर्मा। एनवीडी, इर्मा इर्मा और हाँ इर्मा, वीनस ब्रीडिंग। हाँ इर्मा और वीनस ब्रीडिंग, वीनस ब्रीडिंग। उसके बाद हमने क्या देखा? Neovascularization. हाँ, एनवीडी और एनवीई। ई। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा क्या, ये कहाँ पे आके खत्म हो रहा है? एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमने ट्रैक्शन देखा, ट्रैक्शनल आरडी देखा, एनवीआई और एनवीए देखा। तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया है, ये सर्कल तुम लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये कंसेप्ट ऑफ सर्कल है। अब देखो क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये अगर आपको सर्कल याद है ना, तो आप जितनी भी फाइंडिंग है इस सर्कल से टैग कर करके आप वो आंसर को इजीली बना ले जाएंगे। समझ आ रही है बात? Yes, तो sir. आप लोगों का होमवर्क है इस सर्कल को ऐसे, इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। आपने करना क्या है, बीच में डायबिटिक रेटिनोपैथी लिखना है, आपने नोट्स बनाने हैं, बीच में डायबिटिक रेटिनोपैथी लिखना है। उसके बाद आपने इसके जितने भी मैंने ब्रांचेस बताए हैं, माइक्रो एनोरिज्म उसमें क्या मैंने स्पेशल फाइंडिंग बताई है, फिर उसके बाद डॉट ब्लॉट हेमरेज में क्या स्पेशल फाइंडिंग बताई है, ऐसे कर करके आपने एक नोट्स बनाने हैं और उसकी फोटो मेरे को भेजनी है। समझ आ रहा है सबको? Okay, sir. ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए ये नोट हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए, क्योंकि एग्जाम के एक वीक पहले, एक दिन पहले लोगों को समझ नहीं आता क्या पढ़ना है। अभी लास्ट बैच में भी लोगों को नहीं समझ आ रहा था क्या पढ़ना है, लेकिन जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये नोट्स में बनाना है, वही आपने एग्जाम के एक वीक पहले रिवाइज करना है, एक दिन पहले रिवाइज करना है। क्लियर? यस सर। तो अब देखो हमने ईटीडीआरएस क्लासिफिकेशन देख ली, वहां पे हमने देखा क्या हमें मिल रहा है ईटीडीआरएस क्लासिफिकेशन पे, हमें दो चीज एकदम क्लियर हो रही है ईटीडीआरएस क्लासिफिकेशन में कि एनपीडीआर कैसे क्लासिफाई करना है और पीडीआर कैसे क्लासिफाई करना है, पीडीआर कैसे क्लासिफाई। लेकिन यही दो एंटिटी नहीं है डायबिटिक रेटिनोपैथी में, ये याद रखना। एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंटिटी जो इसमें नहीं क्लासिफाई की गई है, दैट इज मैकुलर इडिमा, मैकुलर इडिमा। और याद रखना जितना इंपॉर्टेंट एनपीडीआर और पीडीआर है ना, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकुलर इडिमा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पे रिसर्च चल रही है, इस पे जितनी भी स्टडीज चल रही है वो मैकुलर इडिमा पे चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि ये रिजॉल्वेबल है। इसको आप अगर आपने अर्ली ट्रीटमेंट कर दिया मैकुलर इडिमा का, तो पेशेंट का विजन जो है अच्छा खासा आ जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप ट्रीटमेंट करते भी हैं तो भी उसका विजन उतना अच्छा नहीं आता है जितना मैकुलर इडिमा में। ये तो बात रही कि मैकुलर इडिमा क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मैकुलर इडिमा है, ये मैकुलर इडिमा लास्ट ईयर एग्जाम में भी पूछा गया है, रिसेंट एडवांस में ये पूछा गया, क्योंकि मैंने बताया नई नई रिसर्च इस पे चल रही है, तो रिसेंट एडवांसेस में भी इसको पूछा गया मैकुलर इडिमा को। तो हमें मैकुलर इडिमा को अच्छे से डिटेल में देखना है, कैसे उसको, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, कैसे इसका मैनेजमेंट करेंगे, कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैकुलर इडिमा को हम, जैसे हमने एनपीडीआर और पीडीआर को क्लासिफाई किया था, ऐसे ही हमें मैकुलर इडिमा को भी क्लासिफाई करना है। तो मैकुलर इडिमा को क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन से सिस्टम है हमारे पास, अरीबा? सर एक ओसीटी बेस्ड क्लासिफिकेशन है हाँ, और एक ईटीडीआरएस क्लासिफिकेशन है उसका, ईटीडीआरएस है, हाँ एक है और मैकुलर, एक फोकल डिफ्यूज करके है वो। हाँ। तो देखो बेसिकली मैं बताऊं तो तीन मेन क्लासिफिकेशन है। एक तो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा, जो अधिकतर आप लोग पढ़ते आते हैं, हर बार ओपीडी में पढ़ते हैं भूल जाते हैं, घर पे पढ़ते हैं भूल जाते हैं, एग्जाम से पहले पढ़ते हैं भूल जाते हैं, वो हम देखेंगे इसमें कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा में क्या क्या पॉइंट्स हैं। उसके बाद एक एफएफए क्लासिफिकेशन है डायबिटिक मैकुलर एडिमा की। एफएफए से कैसे क्लासिफाई करेंगे हम, ये एफएफए को हम डिटेल में भी देखेंगे फर्दर आगे क्लासेस में कि एफएफए में होता क्या है, उसका प्रोसीजर देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, उसके अलावा थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो drcr.net की क्लासिफिकेशन है फॉर डायबिटिक मैकुलर एडिमा। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा। तो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा मुझे कोई बताएगा क्या होता है? रवीश बताओ, व्हाट इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा? इसका मैंने इस मॉर्निंग में इसका टास्क भी दिया था कल। व्हाट इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा? 3 criteria for it. हाँ, 3 क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट कि within 500 micrometers of macula, center of macula के अगर आपको retinal thickening मिल रही है तो। Second criteria is कि within 500 micrometer of center of macula
retinal thickening मिल रही है with hard exudates. And third criteria is within 1 disc diameter या 1500 micrometer of the center of macula, you have retinal thickening of at least 1500 micrometer, but is touching that center within the 1500 micrometer. देखो यहाँ पे एक चीज देखो, इन तीनों में एक चीज कॉमन है। देखो पहले तो 3 पॉइंट जो बताए ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास क्या था कि रेटिनल थिकनिंग है, रेटिनल थिकनिंग विद इन 500 माइक्रोन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैकुला। तो ये रेटिनल थिकनिंग है 500 माइक्रोन, विद इन 500 माइक्रोन ये है, इसके अंदर अंदर आपको रेटिनल थिकनिंग मिल रही है। तो आप बोलेंगे पहला क्राइटेरिया है CSME का। दूसरा क्राइटेरिया ये जो हार्ड एक्सुडेट्स दिख रहे हैं, ये हार्ड एक्सुडेट्स आपको मिलते हैं किसमें, रेटिनल विद इन 500 माइक्रोन, विद इन 500 माइक्रोन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैकुला। इसके अलावा ये अगर रेटिनल थिकनिंग आपको मिलती है कितनी, 1500 माइक्रोन, ठीक है, विद इन 1 डिस्क डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैकुला अगर मिलती है, तब आप उसे बोलेंगे क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा। ठीक है, ये तो रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपने इस चीज को रट लिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि तीनों में देखो, तीनों में एक चीज ये कॉमन है कि थिकनिंग है, इसमें भी थिकनिंग है, इसमें भी रेटिनल थिकनिंग है, इसमें भी रेटिनल थिकनिंग है। तो मुझे ये बताओ रेटिनल थिकनिंग है क्यों, ये जो रेटिनल थिकनिंग मिल रही है किस वजह से मिल रही है? तो फ्लूइड की वजह से। हाँ, फ्लूइड यानी एडिमा की वजह से। एडिमा। हाँ ठीक है, एडिमा की वजह से मिल रही है। तो मुझे ये बताओ अगर ये एडिमा है तो इसको किस कलर से बनाओगे आप, उसका डायग्राम किस कलर से बनाओगे? ब्लू कलर। ब्लू कलर से, ठीक है। तो देखो अधिकतर जो जब मैंने ये दिया था होमवर्क में तो अधिकतर ने ब्लैक बना दिया। ये तो पहली गलती यही है सबकी कि इसको ब्लैक से नहीं बनाना है, इसको ब्लू से बनाना है, थिकनिंग को ब्लू से बनाना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, इसमें हार्ड एक्सुडेट है। हार्ड क्या केवल हार्ड एक्सुडेट होंगे तो आप वहां पे उसे CSME में क्लासिफाई कर देंगे? केवल आपको हार्ड एक्सुडेट मिल रहे हैं विद इन 500 माइक्रोन, आपको हार्ड एक्सुडेट मिल रहे हैं। नो सर, नो सर, Along इसका with the retina retinal होनी very चाहिए good. along the हाँ, border of आप the- तभी उसे CSME में क्लासिफाई करेंगे जब वहां उसके साथ क्या हो, रेटिनल थिकनिंग हो। ठीक है, भले ही रेटिनल थिकनिंग 500 माइक्रोन से अवे हो, लेकिन हो उसके साथ एसोसिएशन। तो मुझे ये बताओ कि हार्ड एक्सुडेट के साथ रेटिनल थिकनिंग होनी क्यों जरूरी है? सर लीकेज से ही हार्ड हाँ एक्सुडेट वेरी गुड, निकल जो रहा है। लीकेज हो रहा था, जो मैंने माइक्रो एन्यूरिज्म बताया था या डैमेज जो बताया था कैपिलरीज में, वहां से ही लाइपोप्रोटीन का भी लीकेज हो रहा था। तो नो डाउट जब लाइपोप्रोटीन जैसा मैक्रोमोलिक्यूल लीक कर रहा है, मैक्रोमोलिक्यूल, तो फ्लूइड तो बहुत एकदम माइक्रोमोलिक्यूल है, वो तो लीक हो ही गई, उससे पहले फ्लूइड लीक होगा। लाइपोप्रोटीन के लीक होने से पहले फ्लूइड लीक होगा, इसीलिए थिकनिंग पहले मिलेगी। देखो यहाँ भी देखोगे थिकनिंग पहले मिल रही थी, बाद में सेकंड क्राइटेरिया में हार्ड एक्सुडेट्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि थिकनिंग के बाद, इडिमा के बाद वहां पे हो सकता है लाइपोप्रोटीन का भी एक्सुडेशन हो। तो वहां पे हार्ड एक्सुडेट्स अगर मिलते हैं विच इज एसोसिएटेड विद द रेटिनल थिकनिंग। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, क्या लीकेज अगर हो रहा है किसी माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटी की वजह से, तो क्या हमेशा इडिमा मिलेगा रेटिना में? क्या हमेशा थिकनिंग मिलेगी रेटिना में? मान लिया यहाँ पे मैंने कहा ये वेसल है, लीकी है, तो क्या ये अगर ये वेसल लीकी है तो क्या यहाँ कंफर्म है कि यहाँ इडिमा मिलेगा ही मिलेगा? If it is chronic, then नहीं, क्रॉनिक भी होगा तो भी ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे इडिमा मिलेगा ही मिलेगा। इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। देखो फ्लूइड आ रहा है, देखो आरपी के फंक्शन की वजह से सर। हाँ, अगर जो आरपी होता है, आरपी एक्ट एज ए पंप, ये पंप की तरह काम करता है। ये आरपी जो है इट एक्ट एज ए पंप। अब क्या करता है, ये जो भी फ्लूइड आता है ना रेटिना में, ये उसको पंप आउट कर देता है। फ्लूइड आता है ये पंप आउट कर देता है, फ्लूइड आता है पंप आउट कर देता है। लेकिन इसकी भी अपनी एक कैपेसिटी है ना, ये अगर बहुत ज्यादा फ्लूइड आ गया सबको पंप थोड़ी कर सकता है। इस आरपी की भी एक कैपेसिटी है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही ये पंप आउट कर सकता है फ्लूइड को। लेकिन उससे ज्यादा अगर माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटी हो गई, इडिमा हो गया, तो वहां पे इट कैन कॉज रेटिनल इडिमा। समझ आ रही है बात? समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हाँ सर। ठीक है, तो ये हमेशा रेटिनल इडिमा होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर रेटिनल इडिमा आपको मिल रहा है तो वो रेटिनल इडिमा वहां पे क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर इडिमा कराएगा।
ठीक है। अब क्योंकि मैंने कहा था पहले फ्लूइड लीक होगा, उसके बाद एक्सुडेट लाइपोप्रोटीन लीकेज होगा, तो लाइपोप्रोटीन यानी हार्ड एक्सुडेट्स आपको दिख रहे हैं, तो वो CSME में तभी आप इंक्लूड करेंगे जब आपको रेटिनल थिकनिंग भी दिख रही है। ठीक है, रेटिनल थिकनिंग जरूरी नहीं है 500 माइक्रोन के अंदर हो, वो बाहर भी हो सकती है, लेकिन होनी जरूरी है। क्लियर। और थर्ड में आपको केवल रेटिनल थिकनिंग मिल रही है, लेकिन ये रेटिनल थिकनिंग लार्ज है, कितनी है, 1500 माइक्रोन की है। ठीक है, और ये इसका कोई भी पार्ट 1500 माइक्रोन यानी 1 डिस्क एरिया फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द मैकुला आपको मिलता है, तब आप उसे CSME में क्लासिफाई करेंगे। तो देखो, अब देखो पढ़ तो सब लेते हैं इसको, लेकिन याद क्यों नहीं रख पाते हैं? याद इसलिए नहीं रख पाते हैं क्योंकि कंसेप्ट नहीं बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे आप क्या कंसेप्ट बना सकते हैं कि तीनों में रेटिनल थिकनिंग है, मुझे रेटिनल थिकनिंग तीनों में लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे रेटिनल थिकनिंग के साथ साथ एक्सुडेट्स भी हैं, ऐसे याद रख लो। और यहाँ पे भी रेटिनल थिकनिंग है, लेकिन ये लार्ज है। यहाँ एक्सुडेट्स हैं, ये रेटिनल थिकनिंग लार्ज है। बस हो गया याद, आई बात समझ में? तो ये कंसेप्ट तो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि CSME के जितने भी क्राइटेरिया हैं, तीनों में रेटिनल थिकनिंग है। सेकंड क्राइटेरिया में हार्ड एक्सुडेट्स भी हैं, और थर्ड क्राइटेरिया में जो थिकनिंग है वो लार्ज है। उसके बाद आप पढ़ने बैठो, देखो एकदम से याद होगा। समझ आ रही है बात? हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रेटिनल थिकनिंग का पार्ट। अब ये तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। अब सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है? FFA क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक मैकुलर एडिमा। तो देखो FFA से क्लासिफाई हम करेंगे डायबिटिक मैकुलर एडिमा को, तो इसको 3 टाइप से क्लासिफाई करेंगे। एक फोकल डायबिटिक मैकुलोपैथी, सेकंड इज डिफ्यूज डायबिटिक मैकुलोपैथी, और थर्ड इज इस्चेमिक डायबिटिक मैकुलोपैथी। तो देखो फोकल डायबिटिक मैकुलोपैथी कब बोलोगे आप? जब एक लीकिंग माइक्रोएन्यूरिज्म प्रेजेंट है, अगर रेटिना में, देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक लीकिंग माइक्रोएन्यूरिज्म प्रेजेंट है रेटिना में, तो ये लीकिंग माइक्रोएन्यूरिज्म अपने चारों तरफ हार्ड एक्सुडेट लीक करेगा, करेगा नहीं करेगा? बात समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। तो एक लीक यहाँ पे फोकल एरिया ऑफ फोकल लीकेज ऑफ माइक्रोएन्यूरिज्म मिलेगा, फोकल लीकेज ऑफ माइक्रोएन्यूरिज्म which is surrounded by the circinate ring of hard exudates, उसको हम बोलेंगे क्या? फोकल डायबिटिक मैकुलोपैथी। समझ आई बात? फोकल लीकेज फ्रॉम द माइक्रोएन्यूरिज्म, यहाँ पे माइक्रोएन्यूरिज्म है, ये फोकल लीकेज करा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? सिरसिनेट रिंग ऑफ हार्ड एक्सुडेट्स बन रही है यहाँ पे। दिस इज नोन एज फोकल डायबिटिक मैकुलोपैथी। ठीक है, Yes, sir. अब देखो यहाँ पे बताओ, मैकुलर ये फोबिया इन्वॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है? फोबिया इन्वॉल्व हो रहा है इसमें या नहीं हो रहा है, ये बताओ मुझे। फोकल नो डायबिटिक सर। नहीं हो रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब देखो इसको अगर FFA करेंगे, तो FFA में आपको यहाँ पे लीकेज मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया जो माइक्रोएन्यूरिज्म है यहाँ पे, जिससे लीकेज हो रहा था फ्लूइड का और हार्ड एक्सुडेट का, लाइपोप्रोटीन का लीकेज हो रहा था, उससे ही अगर हम डाई भी देंगे वो भी लीक करेगी। अगर हम इंजेक्ट करते हैं डाई पेशेंट को, तो वो भी लीक करेगी। तो फोकल यहाँ पे एरिया पूरा दिखेगा आपको हाइपर फ्लोरेसेंस। तो FFA जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्या होता है हाइपर फ्लोरेसेंस वो हम देखेंगे, और क्या होता है हाइपोफ्लोरेसेंस वो हम देखेंगे। जब डाई लीक करने लग जाए, जब ज्यादा फ्लोरिश करने लग जाए, तब हम उसे बोलेंगे क्या? हाइपर फ्लोरेसेंस। समझ आ रही है बात? सर ये सर्सिनेट रिंग के बीच में जो माइक्रोएन्यूरिज्म बताया आपने, ये हाँ कैसे, हाँ मतलब ये हैमरेज भी ऐसा ही दिखता है और एन्यूरिज्म भी ऐसा ही दिख रहा है? हाँ, देखो एक चीज यहाँ पे मैंने बतानी तुम लोगों को नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि मैं सोच रहा था FFA जब पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा वो। देखो अगर रेटिनल वेसल है, अगर यहाँ पे माइक्रोएन्यूरिज्म है, या फिर यहाँ पे डॉट ब्लॉट हेमरेज है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट आप करेंगे? यहाँ पे आप देख के डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? FFA करा के। इसीलिए इसको क्लासिफिकेशन बोली गई है, किसकी? फंडस फ्लोरिसिन एंजियोग्राफी क्लासिफिकेशन है ये डायबिटिक मैकुलोपैथी की। तो आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे? अगर यहाँ पे हेमरेज है, तो मैंने बताया था अगर कोई हेमरेज है, इसके पीछे अगर रेटिना की वेसल है, उसको ऑब्सक्योर कर देगा, यानी ये ब्लॉक्ड फ्लोरेसेंस दिखाएगा। ठीक है, तुम लोगों को अभी हाँ बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा क्या होता है नहीं ब्लॉक्ड फ्लोरेसेंस। हाँ तो फिर अगर हम ऑफ्थेल्मोस्कोपी ही कर रहे हैं और वेरी माइल्ड NPDR लेवल कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रोएन्यूरिज्म है उसमें सिर्फ, तो कैसे पता लगाएंगे?
देखो वेरी माइल्ड आप बोल रहे हैं, माइक्रो एन्युरिज्म आप ले रहे हैं या डॉट ब्लॉट हेमरेज बोल रहे हैं, उसमें आपने उस केवल क्लासीफाई आप उससे नहीं कर सकते क्लिनिकली, उसी बेस पे आपने वहां पे एफएफए कराना ही पड़ेगा ये पता करने के लिए कि ये माइक्रो एन्युरिज्म है या फिर डॉट ब्लॉट हेमरेज है। अब एक चीज ये भी समझो ना, देखो अगर माइक्रो एन्युरिज्म है, अगर आपको वहां पे देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर वेसल है तो कभी अगर आप देखोगे तो वहां पे माइक्रो एन्युरिज्म भी मिल सकता है और वहां डॉट ब्लॉट हेमरेज भी मिल सकता है, लेकिन अगर वेसल के दूर चला जाऊं यहाँ माइक्रो एन्युरिज्म मिलेगा क्या? नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं नहीं। मिलेगा। तो इससे भी हम थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि माइक्रो एन्युरिज्म में ये हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं बता सकते कि ये हेमरेज है कि माइक्रो एन्युरिज्म है, ये आप एफएफए कराएंगे तभी आपको पता चलेगा। समझ आ रही है बात? तो ये हाँ मैं जब जी सर। एफएफए आप लोगों को कराऊंगा ना तब डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है हाइपर फ्लोरेसेंस, क्या होता है हाइपोफ्लोरेसेंस। क्लियर? हाँ जी सर। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर। No, sir. नहीं? सर हाँ सर ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ये तो हम एफएफए के बेस पे क्लासिफाई करते हैं ना, इसको हम फंडस फोटोग्राफी से नहीं तो नहीं मैं नहीं फंडस फोटोग्राफी से हम एक केवल आइडिया लगाते हैं, मैं यहाँ पे आइडिया क्लासिफिकेशन इससे नहीं बता रहा हूँ, मैंने अभी बताया यहाँ पे ये हेमरेज है या माइक्रोनिज्म है हमें पता नहीं चलेगा ना फंडस में देख के, लेकिन अगर मैं एफएफए कराता हूँ देखो ये लीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हेमरेज होता तो ये लीक नहीं करता, ये ब्लॉक हो ब्लॉक जाता, करता, हाँ ये ब्लॉक करता, जो भी फ्लोरेसेंस है उसको ब्लॉक कर देता, हाइपोफ्लोरेसेंस हो जाता। हाँ हाइपोफ्लोरेसेंस हो जाता। ठीक है, ठीक। तो हम इसके बेस पे नहीं, मैं बता रहा हूँ इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है एफएफए, क्लासिफिकेशन इसके बेस पे है, एफएफए के बेस पे है। ठीक है, आपको फंडस में कैसा दिखेगा मैं वो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है समझ आई बात? ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है यहाँ तक? नहीं पूछना है तो नेक्स्ट देखो, सेकंड पहला बताया मैंने फोकल डायबिटिक मैकुलोपैथी, सेकंड है डिफ्यूज डायबिटिक मैकुलोपैथी। सर एक क्वेश्चन है हाँ पूछो। कि जब ये मैकुला इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, हाँ हाँ नहीं मैकुला नहीं, ये गलत कंसेप्ट है आपका, मैंने फोबिया बोला, फोबिया इन्वॉल्व नहीं करता कर रहा है। मैकुला देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर रहे हैं, मैकुला केवल ये नहीं है, ये केवल मैकुला इतना है क्या? नहीं मैकुला मैकुला पूरा होता 3 है डिस्क सर, डायमीटर। 3 डिस्क डायमीटर, वो फोबिया है। हाँ अच्छा ठीक है। समझ आया? हाँ जी हाँ जी। इसीलिए इसको मैकुलोपैथी बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया तुम्हारा फोकल डायबिटिक मैकुलोपैथी, सेकंड आता है डिफ्यूज डायबिटिक मैकुलोपैथी। अब मुझे बताएगा कोई कि फोकल कब होगा डिफ्यूज कब होगा? सर सिंगल होगा तो फोकल, मल्टीपल देखो फोकल में मैंने बताया था कि एक आपको माइक्रो एन्युरिज्म दिखेगा, हाँ माइक्रो एन्युरिज्म की वजह से आपको फोकल डायबिटिक मैकुलोपैथी मिलेगा, लेकिन अगर कैपिलरी बेड है, देखो यहाँ पे अगर लीकेज हो रहा है कैपिलरी बेड से, अगर पेरिसाइट ड्रॉप आउट हो गए इसके कैपिलरी बेड से या फिर इरमा से, ये कैपिलरी बेड है, कैपिलरी बेड या फिर जो इरमा फॉर्मेशन हुआ था वहां से लीकेज हो रहा है, या फिर आर्ट्रियोल या वेन्यूल में जो माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी हुई थी उसकी वजह से अगर लीकेज हो रहा है, ये इतना सारा लीकेज कराएंगे तो क्या किसी एक ही एरिया में डिफाइंड रहेगा या पूरे में फैल जाएगा लीकेज? पूरे में हो जाएगा। हाँ तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज डायबिटिक मैकुलोपैथी, क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें आप देख रहे हैं क्या आपको यहाँ पे फोवियल रिफ्लेक्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इडिमा हो गया, तो ये एक कंफर्म साइन है कि मैकुलर इडिमा आप पहचान सकते हैं, अगर फोविया इन्वॉल्विंग है तो वहां पे फोवियल रिफ्लेक्स डल हो जाएगा, फोवियल रिफ्लेक्स डल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फोवियल रिफ्लेक्स डल है या फिर यहाँ पे ये मैकुलोपैथी है या नहीं है डिफ्यूज मैकुलोपैथी, ये आप एफएफए से क्लासिफाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे एफएफए में आप फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी कराएंगे तो यहाँ पे अगर लीकेज हो रहा है थ्रू दी कैपिलरी बेड, थ्रू दी इरमा, थ्रू दी माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी ऑफ आर्ट्रियोल एंड वेन्यूल, तो यहाँ पे लीकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ मुझे एफएफए में। सर इरमा से तो लीकेज नहीं मिलता है। नहीं इरमा, ये देखो ये कंसेप्ट जो बना रहे हैं ना, इरमा से लीकेज नहीं मिलता है, ये गलत कंसेप्ट है। अगर आप देखेंगे नियोवेस्कुलर वेसल से और इरमा से, तो नियोवेस्कुलर वेसल्स में ज्यादा मिलता है, इसमें थोड़ा कम मिलेगा। मैं जब वो बताऊंगा तुम लोगों को एफएफए बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा हल्का फुल्का स्टेनिंग और हल्का फुल्का लीकेज तो मिल ही सकता है। ये मुझे बताओ क्या माइक्रो एन्युरिज्म जो रहता है उससे लीकेज होता है कि नहीं होता है?
माइक्रोएंजियम से लीकेज होगा कि नहीं होगा ये बताओ होता मुझे। है सर। होता है सर। होता है। नियोवास्कुलर वेसल नियोवास्कुलराइजेशन से लीकेज होगा कि नहीं होगा? होता होगा है। सर। लेकिन इसके लीकेज में अंतर है ना। हम्म, समझ आ रही कूलिंग है बात? होगा ना। मतलब अगर मैं इसके लीकेज की बात करूं, अगर वेसल ये है तो इसका लीकेज ये होगा, लेकिन इसकी बात करूंगा तो इसका लीकेज इसके अराउंड बस इतना होगा। तो इसके कंपैरिजन में तो ये नेग्लिजिबल है ना। आई बात समझ में? इसीलिए जब डिफरेंशिएट करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करते हैं न्यू वेसल्स में, नियोवास्कुलराइजेशन में और इरमा में, तब इसीलिए बोल देते हैं कि ये उतना लीक नहीं करता है और ये लीक करता है, क्योंकि इसका लीकेज ये है और इसका लीकेज इतना सा है। तो अगर इतना लीक कर रहा है तो इसके कंपैरिजन में तो ये नेग्लिजिबल है ना। आई बात Yes, समझ sir. में? हेलो। यस सर। और एक कंसेप्ट और याद रखना कि नॉर्मल वेसल को छोड़ के रेटिना में कोई भी वेसल बनेगी ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो लीक ना करे। आई बात समझ में? एंडोथेलियम एब्सेंट हाँ, डिफेक्टिव होता है वहाँ जो पे भी न्यू लीकी, वेसल्स हाँ बनती है। लीकी वेसल जरूर रहेगी। बस डिपेंड ये करेगा कि कौन सी ज्यादा लीक कर रही है, कौन सी कम लीक कर रही है। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे ये देखो लीकेज जो हो रहा है कैपिलरी बेड से भी हो रहा है, इरमा से भी हो रहा है और आर्टेरियल वेन्यूल के माइक्रोवेस्कुलर एब्नॉर्मैलिटी से भी हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा डिफ्यूज लीकेज मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डिफ्यूज डायबिटिक मैकुलोपैथी। समझ आ रही है बात? तो ये तो हो गया सेकंड क्लासिफिकेशन। अब देखो थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है डिफ्यूज डायबिटिक मैकुलोपैथी की, सॉरी उसकी मैकुलर एडिमा की। थर्ड है इस्चीमिक डायबिटिक मैकुलोपैथी। इस्चीमिक डायबिटिक मैकुलोपैथी आप कब बोलेंगे? तो अब देखो वही सेम बात आ रही है कि शुरुआत में हमने देखा था कि शुरुआत में हमने फोकल डायबिटिक मैकुलोपैथी देखा था, सेकंड में हमने देखा था डिफ्यूज डायबिटिक मैकुलोपैथी। अब इडिमा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहां के जितनी भी वेसल्स हैं उन सबको वो कंप्रेस कर रहा है। तो जितनी भी वेसल्स हैं उसके आसपास में सबको कंप्रेस करेगा, तो वहां पे क्या होने लग जाएगा? वहां पे इस्चीमिया होने लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे रेटिना में इस्चीमिया है, कैसे पता चलेगा? ये फंडस से अगर आप देखना चाहेंगे कि कैसे इसमें वो हो रहा है, इस्चीमिया हो रहा है, तो केवल आप ये अंदाजा लगा सकते हैं फंडस से कि आपको कहीं भी जो वेसल है वो प्रून्ड अगर दिख रही है, प्रून्ड वेसल दिख रही है, तो वहां पे इस्चीमिया होने का चांस है। लेकिन कन्फर्मेटरी नहीं है, कन्फर्मेटरी नहीं है। कन्फर्मेटरी क्या है? एफएफए है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए इसको एफएफए क्लासिफिकेशन बोला है। तो यहाँ पे देखो ये जो फोविया है, मैकुला है, यहाँ पे देखो ये इरेगुलर एनलार्ज फोवियल फाज जो है, फोवियल एवेस्कुलर जोन जो है वो एनलार्ज हो गया है और इरेगुलर हो गया है। दिख रहा है? यस सर। तो मुझे ये बताओ, ये इरेगुलर है, ऐसा है, एनलार्ज है। नॉर्मली होता है ऐसा फोवियल एवेस्कुलर जोन। सबको पता है ना फोवियल एवेस्कुलर जोन क्या होता है? जहाँ पे वेसल्स आके टर्मिनेट, क्योंकि फोविया पे वेसल्स नहीं होती हैं, तो हाँ, क्योंकि जहाँ पे आके टर्मिनेट होती हैं उसके बीच के जो जहाँ पे भी टर्मिनेट होंगी वहां से एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, उसे बोलते हैं फोवियल एवेस्कुलर जोन, जहाँ पे ब्लड वेसल नहीं जाती। ये क्लैरिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा जो रेज आ रही है लाइट की, वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे रिफ्रैक्शन हो लाइट का, इसीलिए वहां पे फोवियल एवेस्कुलर जोन होता है। तो अब ये मुझे बताओ, ये फोवियल एवेस्कुलर जोन को इस्चीमिया कब बोलेंगे? फोवियल इस्चीमिया, मैकुलर इस्चीमिया कब बोलोगे? नॉर्मली इसके लिए तुमको फोवियल एवेस्कुलर जोन पता होना चाहिए कितना होता है। तो नॉर्मली फोवियल एवेस्कुलर जोन कितना होता है? 500 to 600। ठीक है, 500 to 600 माइक्रोन होता है नॉर्मल फोवियल एवेस्कुलर जोन, नॉर्मल फोवियल एवेस्कुलर जोन। लेकिन मैकुलर इस्चीमिया कब बोलोगे आप? मैकुलर इस्चीमिया कब बोलोगे? जब मोर देन 1000 माइक्रोन हो जाए। आई बात समझ में? जब मोर देन 1000 माइक्रोन हो जाए तब आप उसे बोलेंगे मैकुलर इस्चीमिया। ये वाइवा का क्वेश्चन है, याद रखना इसे। ठीक है, कि नॉर्मल कितना होता है फाज, और मैकुलर इस्चीमिया कब बोलोगे? जब मोर देन 1000 माइक्रोन से ज्यादा हो जाए फाज, तब आप उसे बोलेंगे मैकुलर इस्चीमिया। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे तो आपको ये मैकुलर इस्चीमिया इरेगुलर मिला, एनलार्ज मिला, तो आपने इस्चीमिक डायबिटिक मैकुलोपैथी बोल दिया। इसके अलावा और क्या मिल सकता है? देखो यहाँ पे, ये देखो ये दिख रही है, ये यहाँ पे एक स्पेस दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे ये स्पेस दिख रहा है ब्लैक ब्लैक,
यहाँ पे जो वेसल्स है ना वो प्रून्ड हो गई हैं, प्रून मतलब कट गई हैं यहाँ की वेसल्स, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से यहाँ की जो वेसल्स हैं वहाँ पे वेसल्स प्रून्ड हो गए, मतलब जो ब्लड सप्लाई यहाँ आ रही थी वहाँ पे हेमरेज की वजह से और वो जो वेसल्स हैं वहाँ पे उनका ब्रेकडाउन की वजह से वहाँ पे इस्कीमिया हो गया है। तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे एफएफए में? कैपिलरी नॉन हाँ, परफ्यूजन PN area. कैपिलरी नॉन परफ्यूजन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूनिंग ऑफ वेसल जो यहाँ पे तुमको अप्रिशिएट नहीं होंगी ना वो आपको यहाँ मिल दिख जाएंगे फोवियल एवेस्कुलर जोन में, एफएफए में। ठीक है, इसको हम डिटेल में हम देखेंगे जब हम एफएफए पढ़ेंगे, तब आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि ये फोवियल एवेस्कुलर जोन कैसे आपको दिखता है। तो फोवियल ये सीएनपी एरिया जो है, सीएनपी एरिया क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ हाइपर फ्लोरोसेंट एरिया। ठीक है, हाइपोफ्लोरोसेंट, सॉरी हाइपोफ्लोरोसेंट। ठीक है, जबकि लीकेज को हम क्या बोलते हैं? अगर लीकेज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपर फ्लोरोसेंस। हाइपर। किसी को नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं एफएफए की क्लास लूंगा तो वहां पे अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वेसल लीक कर रही है कि नहीं कर रही है, मुझे ये बताओ निहारिका। कर रही है सर। कर रही है ना, लेकिन इसको लीकेज अगर आप इसको कंपेयर करोगे न्यू वेसल से, तो वहां जो लीकेज होगा ना उसके कंपैरिजन में ये लीकेज बहुत कम है। ठीक है, तो उससे अगर नियोवास्कुलराइजेशन से इसको कंपेयर करोगे तो नियोवास्कुलराइजेशन में जो लीकेज होती है उसके कंपैरिजन में ये लीकेज बहुत कम है। ठीक है, अब नियोवास्कुलराइजेशन में कैसा लीकेज मिलता है वो जब हम एफएफए पढ़ेंगे तब बताऊंगा। क्लियर? ठीक है, समझ आ गए सबको यहाँ तक? किसी का कोई यस सर। डाउट? सर यहाँ तो जैसे एडिमा हो रहा है इसलिए वेसल्स कंप्रेस हो रही हैं इसलिए इस्चीमिया हो रहा है ना? हाँ, ये भी हो सकता नहीं, दो हाँ। देखो इसमें कई सारे इसमें मैकेनिज्म काम करते हैं। एक तो इडिमा की वजह से भी कंप्रेशन हो सकता है, दूसरा यहाँ पे ये प्रूनिंग जो वेसल्स है ना, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कैपिलरी है, वहां पे पेरिसाइट ड्रॉप आउट हो गए, मान लिया टर्मिनल कैपिलरीज हैं वहां पेरिसाइट ड्रॉप आउट हो गई या ब्लॉकेज हो गया, मान लिया थ्रोम्बोसिस हो गया, वहां पे प्रूनिंग भी हो सकता है। तो प्रूनिंग की वजह से भी मिल सकता है, वेसल प्रूनिंग की वजह से, इडिमा की वजह से भी कंप्रेस हो सकता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे तो ये मिल सकता है। यही सेम रीजंस हैं जब एनवीडी और एनवीई हो रहा था और सेम वही इस्चीमिया यही की वजह रीजन है, यही है सेम। अगर ये इस्चीमिक रेटिना है, ये जो इस्चीमिक रेटिना है ये क्या करेगी? अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी, ये VEGF रिलीज करेगी। जैसे इंसान तो की जब डेथ होती रहती है तो अगर वो कोई जैसे गहरी गहरी सांस लेने लगता है ना ऑक्सीजन लेने के लिए गहरी गहरी, ऐसी हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में होता है। अगर वो डेड होने लग जाएगा, इस्चीमिक होने लग जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जरूर अपनाएगा, और यहाँ का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है VEGF, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो अगर कोई पूछे कि डायबिटीज में रेटिनल इस्चीमिया क्यों होता है तो उसके ये रीजंस हैं, प्रूनिंग हो जाती है हाँ, प्रूनिंग हो और जाती है, एडिमा हो हाँ जाता है। प्रूनिंग हो जाती है, या इडिमा जो होता है ज्यादा इडिमा हो गया। देखो मुझे ये बताओ, देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम देखते हैं कि ये बताओ मुझे कि अगर किसी पेशेंट को इडिमा है, मैकुलर इडिमा है, ठीक है, तो क्या और उसे कैटरेक्ट भी है, तो मुझे बता सकते हो कि कैटरेक्ट सर्जरी करेंगे क्या इसमें पेशेंट में? पहले एडिमा रिजॉल्व पहले करेंगे। इडिमा रिजोल्व कर, क्यों इडिमा रिजोल्व कर रहे हैं हम कैटरेक्ट सर्जरी करने से पहले? मुझे ये बताओ, कैटरेक्ट सर्जरी करने से पहले इडिमा क्यों रिजोल्व करोगे आप? सर उसके कैटरेक्ट सर्जरी का भी कॉन्सिक्वेंस एडिमा हाँ, क्योंकि होता है। इसकी वजह से भी मैकुलर एडिमा होगा, और ये मैकुलर एडिमा पहले ही था, इसकी वजह से भी मैकुलर एडिमा हो गया, तो मैकुलर एडिमा इतना ज्यादा हो जाएगा। ये मुझे बताओ कि मैकुलर एडिमा बढ़ गया, ठीक है, कैटरेक्ट सर्जरी के बाद मैकुलर एडिमा बढ़ गया है, उसको ठीक है बाद में ट्रीट कर देंगे वहां पे एंटी वेजेफ देके, या फिर वहां पे हम कुछ ऐसा वो देंगे, एंटी वेजेफ देंगे या लेजर करेंगे, उसको देके बाद में ट्रीट कर देंगे। लेकिन वहां पे हम ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि इडिमा इतना बढ़ गया ना, तो वो इस्चीमिया करा देगा, और इस्चीमिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये हमने देखा था। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही है? सर तो एक डाउट, एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या किसी पेशेंट को इडिमा है, लेजर करते हैं क्या उसको, अगर मैकुलर इडिमा है तो? नो सर। नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लेजर का अपना कंसीक्वेंस है कि वो इडिमा और करा देगा। तो इडिमा पहले से ही है, आपने लेजर किया तो और इडिमा बढ़ गया, तो वहां की जो वेसल है वो कंप्लीटली वो नहीं हो जाएंगी, ब्लॉक नहीं हो जाएंगी, और ब्लॉक हो जाएंगी तो वहां पे ए वेस्कुलर जोन बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझो ना, देखो ये तो सिंपल सा मैकेनिज्म है, इसको समझने की कोशिश करो कि कोई वेसल है, उसकी एक वायबिलिटी एक पर्टिकुलर टाइम तक ही रहेगी ना, मैं इसे दबा के रख दूं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर ये रिलीज होता है इडिमा, तो ये वायबिलिटी आएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये वायबल नहीं होगा, ये परमानेंट डैमेज हो जाएगा।
समझ आ रही है बात? यस सर। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? सर मेरा एक डाउट है सर, हाँ। अगर इसमें डायबिटिक मैकुलर एडिमा होगा तो सर इसमें एफएफए में तो हाइपरफ्लोरेसेंस दिखना चाहिए ये नहीं, हमको। ये डायबिटिक मैकुलर नहीं, एफएफए में हाइपरफ्लोरेसेंस जो मिलेगा वो हाइपरफ्लोरेसेंस मिलेगा लीकेज की वजह से, लेकिन ये इस्चीमिया हो गया है। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, इट इज क्लासिफाइड एज ए इस्चीमिक डायबिटिक मैकुलोपैथी, इडिमा नहीं है ये क्लासिफिकेशन देखोगे इस्चीमिक, ये लेट स्टेज है। जो मैंने शुरुआत से तुम लोगों को बताया ना, पहले मैंने फोकल बताया, फिर डिफ्यूज बताया, फिर इस्चीमिक बताया, इसका कहने का मतलब ये शुरुआत में ऐसे होगा, फिर ऐसे हो जाएगा, अगर कुछ नहीं किया तुमने तो ऐसे हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? किसी और को कुछ पूछना है? नो सर। तो देखो नेक्स्ट देखो, ये तो होगी तुम्हारी एफएफए की क्लासिफिकेशन। पहला हमने देखा था कि सीएसएमई क्या है, दूसरा एफएफए क्लासिफिकेशन देखा था, और थर्ड क्लासिफिकेशन है drcr.net क्लासिफिकेशन। तो drcr.net क्लासिफिकेशन क्या है? डायबिटिक रेटिनोपैथी। हेलो, यस सर। DRCR की फुल फॉर्म क्या है अरीबा? सर डायबिटिक रेटिनोपैथी कंट्रोल रिसर्च डॉट डायबिटिक रेटिनोपैथी रिसर्च कंट्रोल करके सर कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा है। डायबिटिक रेटिनोपैथी किस क्या क्लिनिकल रिसर्च नेटवर्क। क्लिनिकल रिसर्च डायबिटिक रेटिनोपैथी क्लिनिकल रिसर्च डॉट नेट क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क, वेरी गुड। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्लिनिकल रिसर्च नेटवर्क, इसका अलग से एक नेटवर्क बनाया गया डायबिटिक रेटिनोपैथी को कंट्रोल करने के लिए, क्लिनिकल रिसर्च करने के लिए। तो उसने अपने मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी दिए हैं, ये हम मैनेजमेंट में देखेंगे। एंटी वेजेप में drcr.net प्रोटोकॉल आई दिया है, टी दिया है, तो उसी ने ही एक क्लासिफिकेशन दी है सीएसएमई की, थर्ड क्लासिफिकेशन। इसको इसने दो टाइप से डिवाइड किया है सीएसएमई को। कौन से दो टाइप से डिवाइड किया है? एक तो सेंट्रल इन्वॉल्विंग, एक सेंट्रल इन्वॉल्विंग और एक सेंटर नॉन सेंटर इन्वॉल्विंग। तो सेंटर इन्वॉल्विंग किसको बोलेंगे? अगर फोविया से या सेंटर ऑफ द मैकुला के 300 माइक्रोन तक अगर मैकुलर एडिमा है, सीएसएमई है 300 माइक्रोन तक, तब आप बोलोगे उसे सेंटर इन्वॉल्विंग सीएसएमई, सेंटर इन्वॉल्विंग सीएसएमई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये हो सकता है तुम्हारे इस बार थ्योरी एग्जाम में आ जाए। पहले डायबिटिक मैकुलर एडिमा पे अभी आया था लास्ट टाइम, इस बार हो सकता है इस पे आ जाए कि सेंटर इन्वॉल्विंग डायबिटिक मैकुलर एडिमा का ट्रीटमेंट क्या है और सेंटर नॉन इन्वॉल्विंग का क्या है, नॉन इन्वॉल्विंग डायबिटिक मैकुलर एडिमा। ठीक है, तो अगर सेंटर से 300 माइक्रोन के अंदर अंदर अगर होता है ये सीएसएमई क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा, तब आप उसे बोलेंगे सेंटर इन्वॉल्विंग डायबिटिक मैकुलर एडिमा। और अवे फ्रॉम द फर्दर अवे फ्रॉम द 300 माइक्रोन अगर होता है, तब आप उसे बोलेंगे सेंटर नॉन इन्वॉल्विंग क्लिनिकली सिग्निफिकेंट मैकुलर एडिमा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गई आपकी drcr.net क्लासिफिकेशन फॉर सीएसएमई। क्लियर? यस सर। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। तो ये हो गया खत्म। यहाँ पे हमारे जितने भी कंसेप्ट थे यहाँ पे डायबिटिक रेटिनोपैथी के, जो हमने कंसेप्ट बनाए हैं और जो क्लिनिकल फाइंडिंग हमने देखी है, ये सारी क्लिनिकल फाइंडिंग आपने याद रखनी है। और जो मैंने होमवर्क दिया वो होमवर्क करना है और फोटो क्लिक करके मेरे को भेजना है। नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे ये बताओ, तुम लोग एफएफए ओसीटी पढ़ना चाहते हो या फिर मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हो? इसमें देखो एक रिस्क फैक्टर बचा है, वो रिस्क फैक्टर भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी जो बेस है, बेसिक कंसेप्ट है, वो लगभग हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ, जो इसका जो बेस